जैन। ठीक है, आज से हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और मतलब ये बोल सकते हो कि मेन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। जब भी हम लोग एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डाल्टन की बात करते हैं कि कैसे डाल्टन ने ये बोला, अपने पोस्टुलेट्स में सारी चीजें एटम्स ने बताई, एटम्स को रिलेटेड बताई, जिसमें से कुछ सही थी लेकिन कुछ गलत हो गई थी। जैसे एक उसने ये बोल दिया था कि हाँ, जो तुम्हारा एटम है वो तुम्हारा इंडिविजिबल है, उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन हमने पिछले चैप्टर से लेकर अब तक हमने काफी बार उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी पता कर लिया। और इससे पहले वाले हम लोगों ने लेक्चर में ये भी देख लिया था कि कैसे तुम्हारा एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको तुम्हारा डिस्कवर किया गया, और उस डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का जो तुम्हारा नाम था वो था तुम्हारा जे थॉमसन। ये हो गया। फिर उसके बाद जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी में जो तुम्हारे साइंटिस्ट का नाम था वो तुम्हारा था ई गोल्डस्टीन। ये हो गया। फिर उसके बाद फिर तुम्हारा जो लास्ट जो तुम्हारा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई, और न्यूट्रॉन को डिस्कवरी करके बता दिया गया तुम्हारा जेम्स चैडविक ने बता दिया। तो देखो बात क्या है कि जे थॉमसन ने जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी ना, वैसे ही वो अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को लेकर भी काफी क्यूरियस हो गए थे कि मतलब हाँ, अब मतलब उन्हें स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाना है, कैसे भी बनाना है, मतलब ये सारी चीजें। तब तक कहीं जेम्स चैडविक का जो फेनोमेना था जो न्यूट्रॉन से रिलेटेड था, तो उन्होंने वो अपने डायग्राम में शो नहीं किया था। लेकिन फिर भी हमें मालूम है कि हाँ, जब भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब भी बनाना होता है, जब भी दिखाना होता है तुम्हारा, उसमें मतलब क्या कहते हैं कि एक एटम में, तो हम उसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, ये न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड तुम्हारे ये ऑर्बिट्स होती हैं जिनको हम लोग शेल भी बोल देते हैं या एनर्जी लेवल भी बोल देते हैं। ये सारी चीजें हो गई। और फिर हमने इससे बहुत सारी हमने पढ़ रखा है कि इसको पहले वाले को के बोलते हैं, दूसरे वाले को एल बोलते हैं, फिर तीसरे वाले को एम एन ओ पी, इस तरीके से हमारा चलता चला जाता है। लेकिन इससे पहले हमको मॉडल समझना पड़ेगा, है ना, कि ये जो जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया वो किस हिसाब से दिया। देखो जे मॉडल ने अपना एटम का जो मॉडल दिया ना, कि एक एटम एक्चुअली में कैसे दिखता है, वो तुम्हारा 1903 में दिया। और उन्होंने ये बोला कि हाँ, जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिकली मतलब क्या कहते हैं कि एक प्रोटॉन की स्फीयर के अंदर पाए जाते हैं। मतलब कि देखो उस समय तो इनके पास केवल इलेक्ट्रॉन पता था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और इनको बस ये पता था कि भाई प्रोटॉन क्या होता है। तो इन्होंने प्रोटॉन को एक स्फीयर माना, एक बड़ा सा स्फीयर माना कि हाँ, एक गोल्ड टाइप का तरबूज मान लो कि वो एक स्फीयर माना। और उस स्फीयर के अंदर इन्होंने मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन को माना, जो तुम्हारे कैसे हो रखे थे, इम्बेडेड हो रखे, मतलब कि उसके अंदर तुम्हारे वो धसे हो रखे थे। तो तुम इनको इलेक्ट्रॉन समझ सकते हो कि हाँ देखो, ये बड़ा सा स्फीयर है, इसके अंदर ये जो तुम्हारे डॉट 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 है, ये सब तुम्हारे इम्बेडेड हो रखे। या फिर तुम उसको कुछ उस तरीके से समझ सकते हो जैसे तुम्हारा वाटरमेलन होता है। वाटरमेलन को जब भी तुम कट करोगे तो तुम देखोगे कि एक उसका रेड पार्ट होता है, और एक रेड पार्ट के अंदर तुमको मतलब क्या कहते हैं कुछ सीड्स नजर आएंगे। तो वो जो सीड्स होते हैं तुम उनको इलेक्ट्रॉन समझ सकते हो, और वो जो तुम्हारा रेड पार्ट होता है तुम उसको मतलब क्या कहते हैं प्रोटॉन समझ सकते हो। ये चीज हो गया। और इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैग्नीट्यूड को कुछ ऐसे बताया गया कि हाँ, जो इनका मैग्नीट्यूड होता है वो एकदम इक्वल होता है, मतलब कि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो तुम्हारे टोटल चार्जेस होते हैं, वही जो तुम्हारा टोटल मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, जिसकी वजह से जो तुम्हारा ओवरऑल जो तुम्हारा एटम होता है वो कैसा हो जाएगा, तुम्हारा न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से समझते आ रहे हैं कि हाँ, एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो इस चीज को समझ लो। और ये केवल तुम्हारा वाटरमेलन के साथ तुम एग्जांपल नहीं ले सकते, इसके साथ साथ मतलब तुम क्रिसमस पुडिंग का भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर तुमने क्रिसमस पुडिंग खाई होगी तो तुम्हारा एक टाइप का केक होता है, वो कुछ ऐसा केक होता है, ब्राउनी जिसको बोलते हैं। तो जब तुम ब्राउनी को देखोगे तो तुमको ब्राउनी ब्राउन कलर की दिखेगी पूरी, लेकिन उसके अंदर तुमको मतलब क्या कहते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स भी अंदर पड़े हुए दिखाई देंगे, या फिर कुछ चॉकलेट्स ऐसे तुमको दिखाई देंगे। तो तुम ब्राउनी का ब्राउन पार्ट को तुम बोल सकते हो कि हाँ, वो तुम्हारा प्रोटॉन हो गया, और जो उसके अंदर जो तुम्हारी चॉकलेट पाई जा रही है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो गया। जो कि बेसिकली इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होने की वजह से जो टोटल ओवरऑल जो एटम है जिसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं उसको हम लोग इक्वल मानते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो पहले मुझे बताओ, ये जो तुम्हारा थॉमसन का मॉडल है जिन्होंने इस तरीके से तुम्हारा एकदम सिंपलेस्ट वे में तुम्हारे एक एटम को बताने की कोशिश की कि एटम में कैसे तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जा रहा है, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया? नहीं भाई। आ गया? ठीक। नहीं आया? कोई डाउट है उसमें? नहीं भैया। ठीक है, नहीं है। चलो बढ़िया। ठीक, अब देखो ये क्या है कि तुम्हारे जे थॉमसन ने ये तुम्हारा बता तो दिया कि हाँ, तुम्हारा ये तुम्हारा एम्बेडेड है, सीड्स है, प्रोटॉन पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे पाया जा रहा है ना, नॉर्मल ऐसे बता दिया।
लेकिन उतना खुल के और इतना अच्छे से बता नहीं पाए जैसे तुम्हारे एक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि उन्होंने भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो कहीं ना कहीं इनका जो न्यूक्लियस वाला जो कंसेप्ट था ना, वो एकदम मिसिंग हो रखा था। न्यूक्लियस वाला कंसेप्ट इनके उसमें कहीं नजर आ ही नहीं रहता, ये चीज था। तो न्यूक्लियस को समझना है, अगर किसी भी एटम के अंदर अगर न्यूक्लियस को समझना है, हमें तो मालूम है क्या भैया, सेंटर में आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर आपके मतलब क्या कहते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं और आपके न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अराउंड आपकी शेल्स होती हैं। तो ये तो हम लोग को तो पता चल गया अब तक कि हाँ ये के होता है, ये एल होता है, ये एम होता है, इस तरीके से। लेकिन एक जो न्यूक्लियस होता है उसके लिए हमको मतलब क्या कहते हैं कि एक तुम्हारा स्कैटरिंग इफेक्ट्स, या फिर तुम समझ सकते हो कि मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट, है ना, या फिर ऐसे सिंपल लिख लो, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। ये एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग समझ जाएंगे तो इसका मतलब है कि फिर हम लोग बड़े आराम से मतलब क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस कैसा दिखता है, एक एटम का स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों बना, उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले जानो कि तुम्हारा अल्फा क्या होता है। देखो, अल्फा तुम ये समझ सकते हो कि अल्फा जो होता है ना, ये भी एक तरीके का पॉजिटिव होता है, मतलब कि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और अल्फा को मतलब में क्या कहते हैं कि ऐसा, मतलब अल्फा तुम कोई भी सिंबल ऐसे ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने अल्फा बोल दिया। तो अभी अगर मैं अल्फा की क्वालिटीज के बाद में बात करूं तो तुमने एक बोल दिया कि हाँ भैया इसमें पॉजिटिव का चार्ज होता है, ठीक, मैंने समझ लिया। लेकिन मैं अल्फा को एक तरीके से हीलियम आयन भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये जो अल्फा की जहां बात हो रही है, ये अल्फा में बेसिकली तुम्हारे दो प्रोटॉन पाए जा रहे हैं और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, दो न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो अगर मैं तुमको एटॉमिक नंबर याद दिलाऊं हीलियम का, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो तुम्हें मालूम है कि भैया जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो अगर ये प्रोटॉन होता है तो इसका मतलब है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने पाए जा रहे हैं, 2 प्रोटॉन पाए जा रहे हैं। और जनरली हमको मालूम ही है अपने पिछली डिस्कवरीज में कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन भी होते हैं, बस केवल एक हाइड्रोजन एटम को छोड़कर। तो इसका मतलब इसमें भी क्या हो रखा है, तुम्हारे 2 न्यूट्रॉन हो रखे हैं। तो इसी वजह से ये तुम्हारा एक सबसे सिंपलेस्ट तुम्हारा अल्फा पार्टिकल होता है। और जितने भी तुम्हारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना, ये काफी रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब होता है, मतलब क्या होता है कि तुरंत मतलब लिबरेट होते रहते हैं, अपनी चीजों से होते रहते हैं। और इनकी स्पीड और जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं, ये कोई भी मतलब किसी भी एटम को छेड़ सकते हैं। तभी तुमने देखा होगा जैसे तुम्हारा यूरेनियम हो गया, वो भी एक मतलब क्या कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया, ठीक है। प्लोटियम हो गया, ये सारे हो गए, ठीक है। थोरियम हो गया। तो ये जितने भी होते हैं इनको हम लोग ह्यूमन बीइंग से अलग रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि इनसे निकलने वाले जो तुम्हारे अल्फा पार्टिकल्स है, जो बीटा रेज है, ये सारे रेज है, वो तुम्हारे अंदर आने वाले तुम्हारे ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, तुम्हारे डीएनए को डैमेज करेंगे, इस तरीके से डैमेज करेंगे। ठीक वैसे जो तुम्हारा ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक तुम्हारा हीलियम है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 पाए जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 पाए जा रहे हैं। मतलब कि ये सबसे सिंपलेस्ट तुम्हारा मतलब कि एक तरीके से हो रखा है तुम्हारा चार्ज पार्टिकल हो रखा है। तो हम लोग इस हीलियम आयन का इस्तेमाल करने वाले हैं। और इस हीलियम आयन के साथ साथ मतलब हम लोग क्या कहते हैं, एक गोल्ड फॉइल का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि गोल्ड फॉइल सबसे सिंपलेस्ट फॉइल बन सकती है। अगर मैं बात करूं डक्टिलिटी, जैसे 2 चीज बोला जाता है, एक मैलिएबल बोला जाता है और एक बोला जाता है तुम्हारा डक्टाइल बोला जाता है। तो हम लोगों ने हमने इस मैटर राउंडर्स पेपर में पढ़ रखा है कि मैलिएबल भैया मतलब वो जिसको हम लोग एकदम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा थिन शीट में कन्वर्ट किसको किया जा सकता है, तुम्हारे गोल्ड को किया जा सकता है। तो गोल्ड भी किस चीज का बन रखा होगा, ऑब्वियस सी बात है भैया, एक मतलब क्या कहते हैं मैटर है, तुम्हारा सॉलिड है। मतलब कि भैया अगर सॉलिड मैटर है तो इसमें आपका मतलब क्या कहते हैं, इसमें भी एटम पाए जा रहे होंगे। तो मैं गोल्ड फॉइल को कुछ इस तरीके से चपटा के एकदम पतला कर दूंगा कि उसमें मतलब जो नॉर्मली जो मतलब क्या कहते हैं एटम्स होते हैं वो एकदम मतलब पैरेलली ऐसे आ जाएंगे। इस तरीके से मतलब कि एटम्स ऐसे 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 पैरेलली आ जाए कि हाँ मतलब क्या कहते हैं कि तब मैं जाके बड़े आराम से एक्सपेरिमेंट मैं कर सकूं। लेकिन फिर भी अगर मान लो कि साइज की बात की जाएगी तो जो तुम्हारा हीलियम या फिर मान लो कि जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का जो तुम्हारा साइज है वो तुम्हारे गोल्ड के साइज से कम ही होने वाला है। ये तो पहले मुझे बताओ, इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एक अल्फा का मतलब क्या है और उसमें यूज होने वाले गोल्ड फॉइल का यूटिलिटी क्या है, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। इतना आ गया, आ इसमें किसी गया। को कोई डाउट? देखो, अभी जब हम अभी एक्सपेरिमेंट तो करेंगे करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद तुमको चीजें दिखाएंगे भी कि एक्चुअली में ये हो कैसे रही है, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट अब हम डिसाइड स्टार्ट करते हैं कि कैसे उसने मतलब क्या कहते हैं डिस्कवरी की, एक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की कि हाँ देखो, तुम बोलते तो जरूर हो जे थॉमसन कि हाँ तुम्हारा एक स्फीयर तुम्हारा प्रोटॉन होगा, उसके अंदर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, लेकिन इस तरीके से तुम्हारा प्रोटॉन नहीं पाया जाएगा, प्रोटॉन तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया कि यही अल्फा पार्टिकल को एक वैक्यूम उसमें मतलब क्या कहते हैं कि काफी तेज से स्कैटर किया, मतलब कि फेंका।
बहुत तेज से फेंका। तो उसमें तीन कंडीशन समझ में आई। पहली कंडीशन ये थी, जैसे मान लो कि मैं तुमको गोल्ड फॉइल दिखा देता हूँ, है ना, इमेजिन करना इस चीज को। ये मैंने क्या कर दिया, एक गोल्ड फॉइल है, ठीक है, और ये तुम्हारा एक बम्बार्डमेंट करने वाला कोई भी मतलब एक पिस्टन मान लो, कुछ भी मान लो, जहां से तुम्हारे अल्फा पार्टिकल तुम्हारे क्या होंगे, निकलेंगे, ये चीज है। तो जब मैंने अल्फा पार्टिकल को निकाला, बम स्कैटर किया, मतलब कि काफी तेज से छोड़ा, तो मेरे पास तीन कंडीशन निकल कर आई। तो उसमें से जो तुम्हारी पहली कंडीशन थी, वो पहली कंडीशन ये थी कि जितने भी तुम्हारे अल्फा पार्टिकल थे, वो जस्ट इसके पीछे वाली जो वॉल थी ना, उस वॉल में जाके टकरा गए। मतलब मैं तुमको समझाता हूँ, मान लो कि गोल्ड फॉइल है, तो इसमें कहीं ना कहीं तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि हाँ भैया ये क्या हो रखे हैं, तुम्हारे गोल्ड फॉइल के एटम्स हो रखे हैं। तो लाओ मैं एक बार क्या करता हूँ, जल्दी से मतलब क्या कहते हैं, ये एटम्स बना देता हूँ, ये ठीक है। एक सेकंड को, ये इनको इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने एक फॉइल ऐसे रखी हुई है, और उसमें बहुत छोटे 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 मतलब क्या कहते हैं, गोल्ड के इस तरीके से एटम हो रखे हैं, और तुम सामने से कोई गोली चला रहे हो, और उस गोली में से मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। अब जब तुम अल्फा पार्टिकल को तुम देखते हो, तो तुम ये देखते हो कि सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल तो तुम्हारे गोल्ड फॉइल से पीछे निकल गए। ये 3D डायग्राम है, 2D लग रहा है। मतलब कि अगर मैं मान लो कि अल्फा पार्टिकल को अगर मैं ग्रीन कलर से दिखाऊं, तो एक ग्रीन कलर से अल्फा पार्टिकल तुम्हारे यहां से निकले 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 निकले, और ये जाके पीछे ही लड़ गए, ये लड़ गया। तो फिर ये रहा कि यार मतलब ऐसा क्या हो गया कि अल्फा पार्टिकल को मैंने मारा तो इसमें, लेकिन वो अपने ओरिजिनल पार्ट से डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। वो तो मतलब क्या कहते हैं कि अपना ओरिजिनल पाथ कैरी करता रहा, और वो तो पेनिट्रेट कर गया, वो तो एकदम बाहर चला गया। तो फिर हमने ये अजम्पशन लगाया कि हाँ यार, गोल्ड फॉइल भी तुम्हारा एटम का बन रखा है, और इतने आराम से तुम्हारा अगर कोई अल्फा पार्टिकल है ना, मतलब कि तुम्हारा अल्फा पार्टिकल भी एक तरीके का तुम उसको एटम ही समझ सकते हो। यहाँ पार्टिकल कुछ और नहीं, एक तरीके से मतलब कि एटम ही समझ सकते हो, कि वो इतना ज्यादा छोटा था कि वो बड़े आराम से गोल्ड के तुम्हारे मतलब एटम से पार चला गया। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि यार एटम जो होता है ना, एटम में काफी ज्यादा स्पेस पाया जाता है। तभी तुमने देखा होगा कि एटम के भैया न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड जब हम लोग शेल लिखते हैं, तो ये देखो कितना ज्यादा स्पेस हो रखा है, ये बीच में इतना स्पेस हो रखा है, ये बीच में इतना स्पेस हो रखा है, ये बीच में इतना स्पेस हो रखा है ना। तो तुम समझ पा रहे हो कि ये स्पेस है, और कहीं ना कहीं इन स्पेस के बीच से ही तुम्हारा वो क्या निकल गया होगा, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल बाहर निकल के चला गया होगा। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया। पहली कंडीशन ये तुम्हें समझ में आ गई? यश, अभी इसका एक्सपेरिमेंट भी दिखाएंगे, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे। बताओ मुझे, पहले इतना समझ में आ गया? हाँ भैया। हाँ ठीक है। अब आओ, आप देखो दूसरे उस पर चलते हैं। दूसरा ये था कि भैया मतलब क्या कहते हैं, मैक्सिमम तो आपके पास आउट हो गए, बाहर चले गए, लेकिन फिर उससे कुछ ऐसे थे जो तुम्हारे डिफ्लेक्ट कर गए। डिफ्लेक्ट कर गए मतलब रेपल कर गए। मतलब कि अगर मान लो कि यहाँ आपका ये क्या था, ये आपको इसको मान लेते हैं, जैसे मान लो कि इनका ये न्यूक्लियस था, हमें तो पता चल गया ना कि भैया न्यूक्लियस होता है, लेकिन अभी एज्यूम करो कि न्यूक्लियस की खोज नहीं हुई है। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ तुम्हारा मतलब जा रहा था अल्फा पार्टिकल जा रहा था, लेकिन जो तुम्हारा स्टेट पढ़ना चाहिए था, अब वो स्टेट नहीं पढ़ रहा है। वो कैसे जा रहा है, वो थोड़ा सा इधर जाके डिफ्लेक्ट कर रहा है, इधर जाके डिफ्लेक्ट कर रहा है, इधर जाके डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब कि इधर चला जा रहा है, वो इधर चला जा रहा है, इधर चला जा रहा है, लेकिन इस जगह नहीं जा रहा है। तो फिर ये लगा कि यार यार ये रेपेल कर रहे हैं, रेपेल कैसे कर सकते हैं, मतलब कि रेपेल समझ में नहीं आया। तो फिर ये था कि यार अल्फा पार्टिकल अगर तुम्हारा पॉजिटिव है, अगर अल्फा पार्टिकल तुम्हारा पॉजिटिव हो रखा है, और तुम्हारा एटम भी अगर एक जगह तुम्हारा पॉजिटिव हो रखा है, तो इसका मतलब है कि यार वो ये जगह है जहां तुम्हारे मतलब प्रोटॉन पाए जा रहे हैं। तो हमने ये देखा कि मैक्सिमम जगह तो प्रोटॉन है नहीं, क्योंकि अगर मैक्सिमम जगह अगर प्रोटॉन होता, तो फिर मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी अल्फा पार्टिकल है पहले वाले केस में बड़े आराम से सामने पड़ते ही नहीं, वो तो तुरंत तुम्हारे डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज रेपेल ईच अदर। तो यहाँ तो रेपेल हुआ नहीं था, तो लेकिन रेपेल कुछ ही जगह हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा रेपेल हो रहा है, जहां तुम्हारे प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, वो कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, वो कोई बहुत छोटी जगह है। तो इसका मतलब है कि जो जे थॉमसन ने इतना बड़ा स्फीयर बनाया, और उसमें रेड कलर ज्यादा रखा और ब्लैक कलर के डॉट तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं छोटे छोटे रखे, वो कहीं ना कहीं उसका स्ट्रक्चर ऑफ जो एटम था वो गलत कर दिया। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया। तो फिर ये बोला गया कि हाँ यार, ये जो बड़ा छोटा छोटा ये जो पार्ट दिख रहा है, जो पार्ट एज्यूम कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बस केवल कुछ ही मतलब कि फ्यू तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जो अल्फा पार्टिकल्स हैं डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वही तुम्हारे प्रोटॉन पाया जा रहा है, और उसका साइज बहुत कम है। तो मैं उसको न्यूक्लियस बोल सकता हूँ। ये हो गया कि मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही तुम्हारा मतलब प्रोटॉन पाया जा रहा है, और वहां से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से इलेक्ट्रॉन और तुम्हारा मतलब सॉरी तुम्हारा अल्फा पार्टिकल तुम्हारा पास आउट हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। तो पहले मुझे बताओ, अब इसमें 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 कोई डाउट, इसमें हल्का सा कुछ भी, कोई डाउट हल्का सा भी नहीं? चलो ठीक। अब देखो तीसरा केस, तीसरा केस ये है, तीसरे केस में ये बोला गया कि भैया
एक केस और निकल कर आया। एक केस ये था कि अल्फा पार्टिकल क्या हुआ कि रिबाउंड कर गया, मतलब जस्ट पीछे आ गया, मतलब जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन से एकदम जस्ट पीछे आ गया। तो ये देखो, इसमें तुम केवल ये नहीं बोल सकते कि नहीं भैया इसमें भी पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब क्या कहते हैं कि सेम चार्ज था तो रिपेल कर गया, तो रिपेल करेगा तो कुछ डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर कोई चीज ठोस होती है ना, एकदम मतलब कि एकदम डेंसली होती है, तो डेंस होने की वजह से क्या होता है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और अगर आप उसके सामने सामने पड़ोगे तो फिर आपको सामने सामने पीछे भी जाना पड़ता है। तब हमने जाके बोला कि हाँ यार न्यूक्लियस तो होता है लेकिन न्यूक्लियस काफी डेंस होता है। तभी हमने एक साइज भी डिसाइड कर लिया। एक हमने दिमाग में साइज ये डाला कि हाँ जब भी हम लोग एक एटम बनाएंगे तो एटम को हम लोग उसका जो साइज रखेंगे एज कंपेयर टू पूरे एटम के साइज से वो छोटा ही रखेंगे। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक एटम है नहीं, ये तुम्हारा मतलब एक न्यूक्लियस है, तो अगर मैं इसकी शेल बनाता हूँ, ऑर्बिट बनाता हूँ, तो के एल एम और ये तुम्हारा एन, इस तरीके से हमने इसको डिजाइन किया। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि हाँ देखो यार भैया ये जो प्रॉपर ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का साइज कितना छोटा रखा है। अगर मैं इस न्यूक्लियस के अगर तुम्हारे डायामीटर की बात करूं ना, तो ये डायामीटर मतलब क्या कहते हैं 105 मतलब टाइम्स छोटा हो रखा है किसके, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक का साइज चेक करता हूं, तो मतलब टोटल एटम का जो तुम्हारा वो होता है वो तुम्हारा 105 टाइम तुम्हारा लेस होता है तुम्हारा न्यूक्लियस के रेडियस का। मतलब कि न्यूक्लियस कितना ज्यादा तुम्हारा छोटा होता है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा प्रोटॉन पाया जा रहा है और तुम्हारा इसी नंबर के नीचे तुम्हारा न्यूट्रॉन पाया जा रहा है। लेकिन उस समय तुम्हारा न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो बस केवल ये एज्यूम किया गया था कि हाँ तुम्हारे न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन पाया जा रहा है। और यहीं से जब तुम्हारे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, तो जो तुम्हारा पहला केस था कि हाँ यार तुम्हारे अल्फा पार्टिकल बड़े आराम से तुम्हारा निकल जा रहे थे, इस वजह से क्योंकि देखो इनमें स्पेस था। क्या था, इनमें स्पेस था। तो ये जो पीछे तुम्हारी बाउंड्री थी, इस बाउंड्री में तुम्हारे सबसे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, इस बाउंड्री इस स्पेस में तुम्हारे सबसे ज्यादा निकल रहे थे। तो हमने पहला एजम्पशन डाला कि हाँ भाई एटम में तुम्हारा मैक्सिमम स्पेस पाया जाता है, ये हो गया सबसे पहला। फिर दूसरा ये था कि अगर मान लो कि स्कैटरिंग ऑफ तुम्हारा यहां जा रहा था, यहां से नॉर्मल ऐसे जा रहा था, तो वो तुम्हारा डिफ्लेक्ट कर जा रहा था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अल्फा पार्टिकल भी तुम्हारा पॉजिटिव है और तुम्हारा ये भी पॉजिटिव हो रखा है, क्योंकि तुम्हारे प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या कर रहा था, डायरेक्टली सीधा नहीं जा रहा था, रेदर वो तुम्हारा क्या हो जा रहा है, रिपल करके थोड़ा सा डायरेक्शन ऐसे चेंज कर ले जा रहा था। मतलब कि अगर और थोड़ा सा उसका बनाओ तो ये थोड़ा सा और डायरेक्शन ऐसे करके तुम्हारा वो चेंज कर ले जा रहा था, ये था। तो हमें समझ में आ गया था कि हाँ यार कुछ तो अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारा इसको बदल दे रही है। तो हमें पता चल गया था कि हाँ अगर ये भी हमारा पॉजिटिव पार्टिकल है और ये पॉजिटिव पॉजिटिव होने की वजह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमको तो अब तक तो खोज हमने कर ही ली कि प्रोटॉन होता है। तो इसका मतलब है कि वहां तुम्हारा प्रोटॉन पाया जा रहा है, पूरे एटम में हर जगह प्रोटॉन नहीं पाया जा रहा है। तो हमें ये समझ में आ गया कि हाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये हो गया। और तीसरा केस में ये हो गया कि हाँ जब प्रोटॉन के एकदम सीधा पड़ रहा है, किसी भी एटम में सीधा पड़ रहा है, तो वो एकदम परपेंडिकुलरली तुरंत वापस आ जा रहा है। तो हमें ये पता चला तो यार ये इसका मतलब है कि ये काफी डेंस हो रखा है, क्योंकि जो जितना ज्यादा डेंस होता है उसकी उतनी ज्यादा कैपेसिटीज होती है, उतना ज्यादा मतलब क्या कहते हैं स्ट्रांग होता है। तो हमें न्यूक्लियस डेंस भी पता चल गया, एक एटम में स्पेस भी होता है ये भी पता चल गया, और हमें अल्फा पार्टिकल के थ्रू तुम्हारा डिफ्लेक्ट होते हुए भी पता चल गया कि हाँ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस जैसा कुछ तुम्हारा फंडामेंटल होता है ये। तो मुझे बताओ रदरफोर्ड का ये वाला एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि कैसे एक न्यूक्लियस की खोज हुई कैसे नहीं हुई, ये आ गया? बताओ मुझे। हेलो, आ गया। आ गया? तो तुम्हें क्या बोलना, बस ऐसा ही याद रखना कि हाँ भैया जो न्यूक्लियस होता है वो तुम्हारा एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पार्ट होता है ना। क्या लिखोगे भैया, न्यूक्लियस को क्या बोलोगे कि स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पार्ट होता है। और पॉजिटिव चार्ज पार्ट क्यों होता है, क्योंकि भैया इसमें केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन आपका मतलब कोई न्यूट्रल चार्ज होता है और आपका प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी वजह से ये जो आपका ओवरऑल भैया ये जो आपका दिख रहा है न्यूक्लियस, ये आपका मतलब एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज हो रखा है। इसमें प्रोटॉन पाए जाएंगे, न्यूट्रॉन पाए जाएंगे, और ये काफी डेंस डेंस मतलब भारी भारी, मतलब कि टोटल मास यही होगा। तभी बोला जाता है कि हाँ जो तुम्हारा टोटल मास होता है या फिर जो इलेक्ट्रॉन के मास इतना कम होने की वजह से जो पूरा टोटल मास पाया जा रहा है वो आपके पूरे न्यूक्लियस में पाया जा रहा है, ये। और अगर कभी भी तुमसे बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो तुम्हारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जा रहा है कलेक्टिवली उनको क्या बोलते हैं, तो तुम उनको हमेशा न्यूक्लियॉन्स बोलना। क्या बोलना, क्या न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं, और वो न्यूक्लियॉन्स होते हैं तुम्हारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वैसे बेसिकली अगर बात की जाए ना तो प्रोटॉन की खोज तो 1911 में हुई थी और न्यूट्रॉन की खोज तुम्हारे 1932 में हुई थी। और ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये तुम्हारा मतलब इसके जस्ट बाद ही हुआ था, तो तब तक खोज हुई नहीं थी। तब तक हम लोग को तो पता ही नहीं चला था न्यूट्रॉन होता है, वो तो हमें बाद में पता चला जब तुम्हारे जेम्स चैडविक ने बताया कि यार तुम्हारे न्यूट्रॉन के अंदर तुम्हारा वो तो सॉरी तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, जिसकी वजह से जो तुम्हारा एटॉमिक मास होता है वो जस्ट उसका डबल होता है, ये। तो मुझे बताओ इतना में किसी को कोई डाउट है हल्का सा भी?
कोई डाउट है? दिव्यांशु, कुलदीप, यश? नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं है तो आओ देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं तुमको स्लाइड दिखाता हूँ, तो अब तुमको ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पहले विजुअलाइज कराना थोड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है? तो जैसे तुम इसको देखो, है ना, डाल्टन क्या बोल रहे थे कि तुम्हारे भैया एटम इंडिविजिबल होते हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, इनको स्मॉलर नहीं किया जा सकता, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हो चुकी है ना। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, प्रोटॉन की तुम्हारे गोल्ड स्टीन ने खोज कर दी, तुम्हारे मतलब है ना, ये सारे जितने भी पोस्टुलेट थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के गलत हो गए, न्यूट्रॉन की खोज हो गई तुम्हारे, जेम्स चैडविक ने कर दी। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और इन सब ने बोला कि नहीं यार, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ तो इनर स्ट्रक्चर होता है। तो अगर जैसे इस हाइड्रोजन को देखोगे तो इस हाइड्रोजन में तुमको मतलब क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन घूमते हुए दिखाई देगा ऑर्बिट में, और इसके सेंटर न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन दिखाई देगा। ये केवल एक ऐसा एक्सेप्शन हो रखा है, अदरवाइज हर एक उसमें मतलब क्या कहते हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने तुम्हारे न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। जैसे इसमें है, उसमें देख लो, तो ये भी क्या है, ये सेंटर वाला न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया, इसके अराउंड ऑर्बिट हो गई, इसके अराउंड ऑर्बिट में तुम्हारी पहली वाली ऑर्बिट के, फिर एल, फिर उसके बाद फिर ये देखो एल के एल जितने भी ऑर्बिट शेल है इनमें घूमने वाले सब के सब इलेक्ट्रॉन, और सेंटर में पाए जाने वाले तुम्हारे न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा तुम्हारा प्रोटॉन हो गया, तुम्हारा न्यूट्रॉन हो गया ये। तो अगर इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करोगे तब तुम्हारा एटॉमिक मास निकल कर आता है, क्योंकि टोटल मास जो होता है वो तुम्हारे न्यूक्लियस में पाया जाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं ये। तो इसकी मतलब डिस्कवरी के बाद, एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद फिर ये जरूरी हो गया था कि हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्चुअली में अरेंज कैसे होते हैं। तो अरेंज तो ऐसे होते हैं, लेकिन उससे पहले एजम्पशंस डाले गए थे, है ना। सबसे पहला एजम्पशन तुम्हारे जे जे थॉमसन ने डाला, सबसे पहला उन्होंने अपना मॉडल दिया कि हाँ देखो स्ट्रक्चर, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो अभी उसके बारे में पढ़ेंगे, पहले इसका आंसर बताओ दिव्यांशु। Dalton's atomic theory suggested that the atom was divisible and composed of smaller particles, indivisible and could not be broken down. भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। आ जाओ अब यश, इसका आंसर बताओ। यश, आवाज नहीं आ रही उसकी। कुलदीप, हाँ, आ गया आ गया आ गया ये आ गया। सेकंड वाला, हाँ सेकंड वाला। the discovery of which particle inside the atom disproved the individually postulate of Dalton's atomic theory. भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोलोगे, क्योंकि जिस समय डाल्टन थे ना उस समय तुम्हारे जे जे थॉमसन के द्वारा बस केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, है ना। इसी वजह से मैंने ऐसा क्वेश्चन डाला। तो याद रख लेना, इसका फिर आंसर क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोलोगे, है ना। तब तक ये न्यूट्रॉन की तो तुम्हारे जेम्स चैडविक ने 1932 में जाके खोज की थी, क्या तुम्हारा न्यूट्रॉन जैसा भी कुछ होता है ये। लेकिन देखा जाए तो बी और सी दोनों भी हो सकते हैं आंसर, लेकिन नियरेस्ट इसका बी लगाने की कोशिश करना। आ जाओ अब कुलदीप, इसका आंसर बताओ। The text mentions that which subatomic particle had not discovered at the time J.J. Thomson proposed his model. Neutron. न्यूट्रॉन, मतलब कि उस समय बस केवल प्रोटॉन पता था और केवल इलेक्ट्रॉन पता था। आ जाओ अभिषेक। Who was the first scientist to propose a model of the structure of atom after the discovery of electron and proton? John Dalton, J.J. Thomson. जे जे थॉमसन, है ना, जिन्होंने मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज की थी ये। और उसके साथ साथ ये भी बोला था कि एक एटम के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे पाया जाता है ये। आ जाओ अब देखो इसमें देखते हैं, है ना। तो जो सबसे पहले इन्होंने अपना मॉडल तैयार किया एटम का कि कैसा दिखता है, वो 1903 में किया, क्योंकि तब तक उस समय केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते थे। तो उन्होंने वही मॉडल में वही चीज उतारने की भी कोशिश की। तो इनके हिसाब से ये था कि जो भी तुम्हारा स्फेयर होता है, एक बड़ा सा बॉल होता है जो एटम जैसा बॉल जैसा दिखता है, उसमें मतलब क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है वो, और उसके अंदर तुम्हारे नेगेटिव चार्ज तुम्हारे एम्बेडेड होते हैं, है ना। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि जो टोटल चार्ज होता है वो इक्वल होता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल एटम होता है कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब कि कोई भी ना तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आएगा ना तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से बताया था कि हाँ देखो ये स्फेयर है,
इस स्फीयर में जो आपका कलर्ड पार्ट है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वो हो रखा है, तुम्हारा पॉजिटिव हो रखा है, और जो उसके अंदर इमिटेड हो रखे हैं ये तुम्हारे निगेटिव चार्ज हो रखे हैं, और उसको रिसम्बल किससे किया गया, तुम्हारे ये वाटरमेलन से किया गया कि देखो ये रेड पार्ट वाला ये तुम्हारा वो हो जाएगा, हाँ तुम्हारा प्रोटॉन हो जाएगा, ब्लैक पार्ट वाले जो सीड्स हो जाएंगे वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इनके जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, जिसकी वजह से जो ओवरऑल एटम होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ये क्रिसमस पुडिंग, तो अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो उसमें ब्राउनीज में तुमको अंदर तुमको ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट तुमको दिखाई दे रही होंगी, तो उसको भी ऐसे रिसम्बल किया गया कि हाँ देखो ये जो तुम्हारा कलर्ड होता है, इस स्फीयर में जो कलर्ड स्फीयर होता है इसमें सारे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके जो जस्ट निगेटिव वाला जो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट, मतलब कि उसी के अंदर होते हैं, और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल होगा, जिसकी वजह से टोटल जो ओवरऑल चार्ज होगा वो कैसा होगा, एकदम इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे पुडिंग वाले में भी कि क्रिसमस पुडिंग में जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा कुछ वो कोरेंट्स जैसे मतलब ड्राई फ्रूट जैसे तुम्हारा एकदम फैले पड़े हैं, जो कि उसके ओवरऑल मतलब चार्जेस को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर दे रहे हैं। ये हो गया, तो ये उनका मॉडल था, है ना, ये कैसा था, मॉडल था। लेकिन अगर जैसे इसी मॉडल की अगर बात की जाए, है ना, तो इन्होंने अदर साइंटिस्ट के जो मॉडल थे उसको प्रूव नहीं कर पाए थे। जैसे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को अच्छे से उन्होंने प्रूव नहीं कर पाया, अगर वो प्रूव कर लेते तो तुम्हारा थॉमसन मॉडल थोड़ा सा हो जाता, और भी जो रिलेटेड जो तुम्हारे मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड जो डाउट थे वो प्रूव नहीं कर पाते, तो मतलब वो उतना ज्यादा बेस्ट नहीं था। तभी हम लोग जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं वो हम लोग रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, जिसने अच्छे से बताया कि हाँ तुम्हारा कैसे एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एक तुम्हारे एटम्स में पाया जाता है। लेकिन उससे पहले हमें अल्फा पार्टिकल जानना पड़ता है कि एक अल्फा पार्टिकल होता क्या है। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली कुछ नहीं, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसमें तुम्हारे दो पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, दो प्रोटॉन पाए जाते हैं, और टोटल चार मतलब क्या कहते हैं यूनिट मास पाया जाता है। अब हमने यहाँ यूनिट मास क्यों लिखा, क्योंकि देखो तब तक हमको तुम्हारा वो नहीं याद था कि तुम्हारा न्यूट्रॉन होता है, हमने तो जनरली बता दिया कि हाँ भैया दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होता है, लेकिन हमारा तब तक न्यूट्रॉन नहीं पता था। तब ही बोला जाता था कि हाँ भैया चार तुम्हारा मास पाया जाता था तो दो प्रोटॉन पाया जाता था, लेकिन ओवरऑल तुम्हारा जो उसका वो होता था वो पॉजिटिव ही पाया जाता था कि हाँ तुम्हारा जो चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव हो रखा है, एक तरीके का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे रेडियम और प्लोनियम ये सारी चीजें। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा हीलियम है ना, और ये हीलियम कैसा है तुम्हारा, ये तुम्हारे रदरफोर्ड है। अगर तुम इनको ध्यान से देखोगे तो ये सेंटर में तुम्हारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में पाया जाने वाला तुम्हारा प्रोटॉन और तुम्हारा न्यूट्रॉन, और इसके अराउंड तुम्हारे दो इलेक्ट्रॉन, ये एक तरीके का बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी कैरी हो रखी होती है। ठीक है, जितने भी तुम्हारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो मूव करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, बहुत एनर्जी होती है, अच्छे से तुम्हारा पेनिट्रेट कर सकते हैं। तभी हम लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट में यूज किया, और एक तो सबसे सिंपलेस्ट होता है, ये भी हो गया। इसके साथ साथ हमने गोल्ड फॉइल का भी इस्तेमाल किया, जैसे ये जो गोल्ड फॉइल तुम देख पा रहे हो ये हो गया। तो गोल्ड फॉइल सबसे थिन कर सकते हो, बहुत मैलिएबल होता है, तो इसमें भी हमें मालूम है कि इसमें एटम्स पाए जा रहे हैं। तो अगर इसमें एटम्स पाए जा रहे हैं तो हम बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं इसके थ्रू हम एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ क्या मतलब कि जो तुम्हारे अल्फा पार्टिकल है उनके साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्या अल्फा पार्टिकल तुम्हारे मतलब थ्रू आउट वो सारी चीजें वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये चीजें है ना। तो सबसे पहले डिस्कवरी जब हो गई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, तो ये क्लियर हो गया कि हाँ एटम्स को किस तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल में तुम्हारा अरेंज करना है, ये सारी चीजें अरेंजमेंट को लेकर वो होने लगी। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, जिसके थ्रू हमने बताया कि हाँ तुम्हारा प्रोटॉन और तुम्हारा न्यूट्रॉन कैसे तुम्हारा एक न्यूक्लियस के अंदर अरेंज होता है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे अरेंज होता है, लेकिन तब तक तुम्हारा न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं होता, उन्होंने बस के लिए यही बोल दिया था कि हाँ कैसे तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा प्रोटॉन पाया जाता है, वो तो बाद में हुआ था, लेकिन फिर भी तुम्हें एक जो सही नॉलेज है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। तो आओ सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। जिस सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि एक बहुत मतलब अल्फा पार्टिकल्स को बड़े ही पतले से थिन फॉइल में बड़ी तेज से मारा। तो देखना जैसे हम इस पे मारेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो मैक्सिमम जो तुम्हारे गोल्ड फॉइल में जो वो था वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जस्ट पास हो जाएगा, मतलब कि पास कर जाएगा उसको बड़े आराम से। ये तो फिर हमें पता चला कि हाँ यार अगर ये पास कर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा एटम है वो तुम्हारा थ्रू आउट सॉलिड नहीं है, हर जगह पूरा सॉलिड नहीं हो रखा, वो कहीं ना कहीं तुम्हारा कहीं ना कहीं उस पर बीच में तुम्हारा स्पेस हो रखा है, जिसकी वजह से बिना किसी उसके मतलब डिफ्लेक्शन के वो पास हो जा रहा है। तो इसको तुम देखो है ना, ये तुम्हारा एमिटर है जहां से तुम्हारा मतलब अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे रेडियो एक्टिव की तरीके बड़े आराम से निकलेंगे। ठीक है, और ये मतलब कि एक डायरेक्शन में देने के लिए स्प्रेड होने के लिए ये चीजें। फिर इसको मतलब क्या कहते हैं कि और छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करेंगे कि ताकि एकदम एग्जैक्टली ही वो जैसा निकले, है ना, थोड़ा सा ये। तो अभी देखो और छोटा मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट और थोड़ा फाइन्यूट हो। ये तुम्हारी गोल्ड फॉइल है, तो देखो गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो हम जनरली देखते हैं
कि ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मैक्सिमम ज्यादा पास हो रहा है, मैक्सिमम ज्यादा पास हो जाएगा। तो मैक्सिमम ज्यादा सीधा पास होने की वजह से हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ भाई स्पेस थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि देखो कितना डिफ्लेक्शन भी हो रहा है। कोई जरूरी भी नहीं कोई एकदम सीधा ही पड़ रहा है, डिफ्लेक्ट भी हो रहा है, और कुछ तो ऐसे भी है जो एग्जैक्टली जस्ट पीछे चले जा रहे हैं। तो इस बेसिस पे फिर हमने दिमाग लगाया कि हाँ यार मतलब कुछ तो मतलब ऐसा हो रखा है कि जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि हाँ ये देखो इसके अंदर क्या देखो, ये अगर एटम का साइज है तो ये देखो ये मैक्सिमम पास हो जा रहा है, पास हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप मतलब न्यूक्लियस के अराउंड जाने की कोशिश करते हो, न्यूक्लियस के अराउंड, एक सेकंड रुकना, ठीक है, अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि न्यूक्लियस के अराउंड जाने की कोशिश करते हो तो तुम डिफ्लेक्ट करते हो, क्योंकि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, और जैसे तुम रिपेल करोगे वैसे ही तुम्हारा वो एक्सपेरिमेंट मतलब क्या कहते हैं प्रूव कर देगा कि हाँ भाई सेंटर में कहीं होता है मैक्सिमम स्पेस तुम्हारा, तो कहीं एटम में पाया ही नहीं जाता है ये। तो मुझे बताओ इतना किसी में किसी को कोई डाउट है? एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट देखना चाहोगे? हाँ। है ना, ये देखो ये तुम्हारे गए ये तुम्हारा अल्फा पार्टिकल गया, ये डिफ्लेक्ट कर गया है ना, डिफ्लेक्ट कर गया या पास हो गया, ये चीजें तुम देख रहे हैं। कुछ सर्टेन एंगल्स में भी हो रहे, कुछ पीछे भी चले जा रहे हैं, है ना, और कुछ तो ऐसे होंगे कि जो सेम उसमें चले जाएंगे। तो अभी देखो इसको और थोड़ा एज्यूम करो, सोचो कि गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल के तुम्हारे अंदर खूब सारे एटम्स पाए जा रहे हैं। तो अभी देखो एटम्स की इमेजिनेशन है, अब हमें तो पता चल गया ना कि यार एटम एक्चुअली में कैसे दिखता है ना। एटम तो ऐसे ही दिखता है ना कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड तुम्हारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे होते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया। तो ये देखो अब ये जो तुम्हारा ऊपर से गया है, ये जो लाइन जा रही है तुम्हारे अल्फा पार्टिकल है। अब तुम सोचो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये पॉजिटिव है, तो अब हमें मालूम है कि भैया न्यूट्रॉन भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि टोटल तो तुम्हारा न्यूट्रॉन पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन तुम्हारा न्यूट्रॉन जीरो चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जब पास में आएंगे तो रिपेल करने चाहिए, तो रिपेल भी करते। तो ये देखना सबसे क्या करेंगे, तो अभी ये देखो बड़े आराम से पास हो जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई ज्यादा उसमें डिफ्लेक्शन आ नहीं रहा, रिपेल आ ही नहीं रहा। लेकिन जैसे 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 आप उसके पास जाओगे वैसे वैसे ये देखो आप क्या हो रहे हो, डिफ्लेक्ट हो रहे हो, जस्ट आप मतलब क्या कहते हैं वो हो रहे हो। और अगर मान लो कि आप एकदम सेंटर पे पड़ते हो जहां डेंसली वाला एरिया होता है, तो वहां तो आप खुद ही मतलब जस्ट पीछे चले जा रहे हो। तो हमें ये पता चल गया कि हाँ भाई तुम्हारा अल्फा पार्टिकल ने हमें ये बताया कि गोल्ड फॉयल से हम लोग बिना डिफ्लेक्शन के आगे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे एटम में स्पेस हो रखा है। सबसे पहला कंक्लूजन हमारा ये आया, और फिर दूसरा कंक्लूजन हमने ये निकाला कि यार कुछ तो डिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर डिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो सेम सिमिलर चार्ज है वो आपस में एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल लेकर आ रहा है और जो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्रोटॉन से आ रहा है, तो वो आपस में मतलब क्या कर रहे हैं कि तुम्हारा डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ठीक ऐसे भी समझ सकते हो, ये देखो ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये जब आ रहे थे और जैसे ही तुम्हारे न्यूक्लियस के पास जाते हैं ये डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं, क्योंकि भैया पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। अगर मान लो कि सामने से चले जा रहे हैं तो इसका मतलब हमको क्या पता चला है कि भैया कहीं ना कहीं इनमें स्पेस बहुत ज्यादा हो रखा है। तो हमें ये पता चला कि हाँ यार एटम के बीच में स्पेस बहुत होता है। और फिर हमें ये भी पता चला कि हाँ यार अगर मान लो कि आप एटम्स के उससे प्रोटॉन से अगर टकराओगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव ज्यादा ही डिफ्लेक्शन तुमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखो तुमको लार्ज डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। और अगर कहीं तुम मतलब क्या कहते हैं डेंसली उसमें चले गए तो तुम टर्न बैक भी हो सकते हो, मतलब कि जस्ट पीछे जा सकते हो। तो तीन असम्पशन हमें पता चल गया कि हाँ भाई एटम में स्पेस बहुत होता है, तुम्हारा एटम के जो सेंटर के पार्ट में ही कहीं तुम्हारा न्यूक्लियस मतलब कि कहीं वहीं तुम्हारा प्रोटॉन पाया जाता है, और उसी को हम लोग मतलब क्या कह देते हैं न्यूक्लियस ही बोल देते हैं। ये है ना जो सेंटर वाला पॉजिटिव चार्ज को हम लोग न्यूक्लियस बोल देते हैं ये। तो और हमें ये भी पता चल गया कि अगर कोई चीज तुम्हारी डिफ्लेक्ट हो रही है जस्ट पीछे चली जा रही है तो केवल हम ये नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव पॉजिटिव वाला खेल हो रखा है, कहीं ना कहीं वो तुम्हारा डेंस हो रखा है, काफी हार्ड हो रखा है। और डेंस और हार्ड होने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई मतलब क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा काफी डेंसली हो रखा है। उसका मतलब क्या कहते हैं जो मास है वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि मोर द डेंस मोर द मास, है ना, ये चीज हो गया वो हो गया। ठीक है, तो हमने ये बोला कि हाँ लेकिन फिर भी इतना ज्यादा स्पेस पे इतना कम मास कहीं दिख रहा है, तो स्पेस भी होगा मतलब कि कहीं ना कहीं उसका जो साइज भी होगा वो भी कम होगा। तभी हमने बोला क्या न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है जो उसका साइज होता है वो तुम्हारे टोटल एटम के रेडियस से बहुत छोटा होता है, मतलब कि 105 टाइम छोटा होता है। तुम इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हो जैसे एक फुटबॉल ग्राउंड में एक तुम सुई की नोक छोड़ दो, है ना, तो एक ओपन फुटबॉल ग्राउंड तुम्हारा एक एटम हो गया और उसमें सेंटर में तुम्हारा कहीं न्यूक्लियस पाया जा रहा है और वो तुम्हारा डेंस एकदम हो रखा है, वो तुम्हारा जो सुई है वो एकदम न्यूक्लियस हो रखी है ना, वहां तुम्हारे सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं। कुछ इस तरीके का तुम्हारा वो साइज होता है उसका, लेकिन फिर भी उसी के अंदर सारे तुम्हारे प्रोटॉन और तुम्हारे न्यूट्रॉन पाए जाएंगे, ये है ना। तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था जिसने बताया कि हाँ भाई न्यूक्लियस जो होगा तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज होगा, न्यूक्लियस तुम्हारा हार्ड भी होगा, डेंस भी होगा, और जो न्यूक्लियस का जो साइज होगा एज कंपेयर टू एटम्स के पूरे उसका वो तुम्हारा छोटा भी होगा ये।
है ना? तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया? आ गया। आ गया? एक बार फिर से देख लो इसको, ये वाला एक्सपेरिमेंट है ना, ये तुम्हारा देखो है ना, ये जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं। इसको एक लाइन मत सोचो, इसमें हजारों लाखों तुम्हारे अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, ये सोचो। और जब ये हजारों लाखों अल्फा पार्टिकल जब ऐसे जाएंगे तो गोल्ड फॉइल से टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो पता चलेगा कुछ सामने चले गए, तो मतलब कि भाई एटम, एटम तो पॉजिटिव चार्ज हमको डिस्कवर हो गया था, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल कर जाने चाहिए थे, लेकिन मैक्सिमम सामने चले गए। इसका मतलब है कि भाई एटम्स में स्पेस होता है, और फिर उसके बाद जो डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब है कि जो जो कुछ ही डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मतलब कि एटम्स में जहां तुम्हारा प्रोटॉन पाया जा रहा है वो बस बहुत कम ही जगह है, और जो एकदम एग्जैक्टली पीछे चले गए वो हमको ये बता दिया कि हाँ भाई एटम काफी डेंस हो रखा है, बहुत छोटा हो रखा है, इसी वजह से हमें बहुत ही कम नंबर में ऐसा हुआ कि जब तुम्हारे अल्फा पार्टिकल जब पीछे गए हों ये। तो मुझे बताओ इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू तुम्हारा एक जो एजम्पशन आ रहा है वो समझ पा रहे हो ना, कि कैसा एक एटम दिखता होगा, कैसे क्यों मतलब भैया एक ऐसा दिखाया करते थे कि हाँ मतलब ये तुम्हारा प्रोटॉन है, ये सॉरी ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अराउंड तुम्हारे इतनी बड़ी बड़ी शेल दिखाया करते थे कि हाँ देखो इनमें स्पेस है, ये स्पेस है, और ये जो न्यूक्लियस है इतना छोटा हो रखा है। अब बताओ एज्यूम कर पा रहे हो? ठीक है आ जाओ। अब यश इसका आंसर बताओ। When J.J. Thomson proposed his model of the atom in 1903, which subatomic particles were known to be present in the atom? ये ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। एंड प्रोटॉन, वेरी गुड। आ जाओ दिव्यांशु इसका आंसर बता दो। थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग एटम्स में बेसिकली क्या क्या प्राइमरीली कंसिस्ट होता है? या इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, a sphere or ball of positive charge with negatively charged electrons embedded in it. वेरी गुड, है ना, थॉमसन मॉडल ना, ये इस चीज को याद रखना, थॉमसन है कि रदरफोर्ड है ना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल भी बोला जाता है और तुम्हारा थॉमसन मॉडल, थॉमसन मतलब वही जे वाला, मतलब कि तरबूज वाला, है ना, तो तुरंत ऐसे याद कर लेना। आ जाओ अभिषेक। The electrical neurality of an atom न्यूट्रलिटी नहीं, in न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल, of an न्यूट्रल से atom वर्ड है in न्यूट्रलिटी। Thomson's model is explained by which principle? C. Positive and negative charge in atom are equal in magnitude. हाँ मतलब कि अगर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज जो है तुम्हारा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, अगर तुम्हारा ये नेगेटिव चार्ज तुम्हारा न्यूट्रॉन का हो रखा होगा, तो प्रोटॉन का भी इतना ही होना चाहिए, तभी आपका स्टेबल होगा। अगर कोई दो हो गया, एक हो गया, तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा, है ना, ये चीज होता है। तो अगर एटम स्टेबल होता है, एटम अगर मान लो कि वो होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो चार्जेस होते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, तभी तुम्हारा बोला गया कि हाँ जो तुम्हारा कुछ इस तरीके से जे थॉमसन में, कि जो तुम्हारा रेड पार्ट में जो प्रोटॉन पाया जा रहा है और जो उसमें इमिटेड जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, जिसकी वजह से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं टोटल जो तुम्हारा एटम है वो न्यूट्रल हो रखा है। लेकिन बाद में तो इनका जो स्ट्रक्चर था वो गलत ही प्रूव कर दिया गया। कुलदीप। In Thomson's model of the atom, where is the total positive charge located? भैया ऑप्शन सी। है ना, स्प्रेड थ्रू आउट द स्पेसिफिक रीजन बट नो एंटायर स्पेस, है ना, गुड, है ना, पॉजिटिव चार्ज का कुछ बताया नहीं उन्होंने, पूरे स्पेस को ही बोल दिया। ये आ जाओ स्प्रेड थ्रू आउट स्पेसिफिक रीजन कहाँ होगा? स्पेसिफिक रीजन उसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा एक कोई स्पेसिफिक रीजन, जैसे मान लो कि स्पेयर का केवल ये वाला पार्ट हो गया, है ना, तो मैंने बोला तो ये स्पेसिफिक, तुम इसको सी सी मत सोचो कि हर बार सी ही आंसर होगा, ये अपने दिमाग से हटा लो तुम लोग, अगर तुम लोग ऐसा सोचते हो तो। ये स्प्रेड लिखा था ना हाँ पहला तो वो। स्प्रेड थ्रू आउट द स्पेसिफिक रीजन, ये भी तो लिख रखा है स्पेसिफिक रीजन, है ना, ये है ना, स्पेसिफिक रीजन मतलब कि कोई एक स्फेयर में कहीं स्पेसिफिक रीजन में पाया जा रहा होगा, है ना, और उसके बाद भी तो पढ़ो बट नॉट इन द एंटायर स्पेस स्फेयर, ये कौन पढ़ेगा? आ जाओ अब इसका आंसर पढ़ो यश। यश। दिव्यांशु बेटा आप पढ़ो।
Which analogy is used to describe the way electrons are present in a positive sphere according to Thomson's model? एनालॉजी मतलब समझते हो? जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि ए इज इक्वल टू बी, तो तुम सी इज इक्वल टू क्या बोलते हो? डी बोलते हो, है ना? ई इज इक्वल टू क्या बोलते हो? तो जस्ट उसका अगला वाला बोल देते हो। तो ठीक वैसे अगर आपको थॉमसन मॉडल समझना है, जिस हिसाब से थॉमसन मॉडल ने बोला कि एक स्फीयर में तुम्हारा रेड पार्ट होता है और तुम्हारा एक पार्ट, तुम्हारा मतलब रेड पार्ट मतलब कि एक तरीके से तुम्हारा वो प्रोटॉन वाला पार्ट हो गया, उसमें जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा है, तो इसको तुम कैसे रिज्यूम कर सकते हो, है ना? ये वो चीज पूछ रहा है। भैया option B, the seeds embedded in the red edible part of a watermelon. गुड, है ना? ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। यश, अगर खाना खा चुके हो तो। नहीं। अभिषेक। What is the fundamental reason an atom is electrically neutral in Thomson's model? Option C, the total negative charge of the electrons is exactly equal to the total positive charge of the गुड, है sphere. ना? ये हो गया। आ जाओ, आप कुलदीप इसका आंसर बताओ। What was the main weakness of the Thomson's model of the atom that led to its eventual replacement? हम्म क्या वीकनेस थी थॉमसन के मॉडल में जिसकी वजह से इसको बाद में हटाना ही पड़ा? A option वही ऑप्शन बी। है ना? कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली, कि कैसे तुम्हारा एक प्रोटॉन पाया रहता है, कहाँ पाया रहता है, कोई स्पेस है, स्पेस के बारे में नहीं पता चला, हाँ, कोई स्पेसिफिक स्पेस के बारे में नहीं पता था, कहीं भी प्रोटॉन पाया जा रहा है, ये चीजें थी, है ना? बाद में रदरफोर्ड ने इसको डिस्प्रूव करके बताया भी ये। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। यश। यश है क्लास में? हाँ भैया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, मैं बताओ। हाथ धुल रहा था। कोई बात नहीं, बताओ इसका। भैया सेकंड वाले का, हाँ। व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल फंडामेंटली? भैया ऑप्शन सी, पढ़ो आंसर। a positively charged particle with 2 units of positive charge and 4 units of mass. गुड, है ना? ये हो गया। आ जाओ, दिव्यांशु इसका आंसर बताओ। What is an alpha particle? एक सेकंड, ये है ए पार्टिकल ये फंडामेंटली। पार्टिकल नहीं, अल्फा बोलते हैं इसको। ये जो साइन होता है ये अरे अल्फा भैया, का होता है, ये बीटा का होता है ना, इस तरह से आगे अरे चलते भैया, रहता है तुम्हारा। हाँ। अल्फा पार्टिकल फंडामेंटली। हम्म सेम ही भैया क्वेश्चन है पिछले ऑप्शन बार। सी। ऑप्शन सी है ना? और अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है तुम्हारा? एक हीलियम की ही बात हो रही थी, हीलियम 2 पॉजिटिव, जिसमें दो तुम्हारा ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो ये वाला लिखा है ये, और टोटल मास 4, मतलब कि भाई प्रोटॉन और तुम्हारा न्यूट्रॉन तो होता ही है ना एक न्यूक्लियस में ये, तो इसके हिसाब से अगर तुम ऐड करोगे तो टोटल 4 आता है। लेकिन तब तक हमारे न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इसमें ऑप्शन गलत दे के रखा है, ठीक है? सी होगा। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। अभिषेक। Which crucial piece of information was unknown about the atom of promoted? दैट prompted रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। मतलब कि कौन सी एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो तभी भी अननोन थी, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग बताए गए हुए एटम के Option स्ट्रक्चर में, C. है ना? कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तुम्हारा एक तरीके से विद इन एन एटम कैसे अरेंज हो रखा है, और उसमें भी खासकर क्या, न्यूट्रॉन वाला सेक्शन ये है ना? आ जाओ, सबसे बेस्ट तुम्हारा नील बोर ने बताया था, बस इतना तुम याद रख लो। अभी इसका आंसर बता दो कुलदीप। Which type of material was specially used in Rutherford experiment to be bombarded with alpha particles? हम्म A very thin sheet of gold. वेरी गुड, है ना? ये हो गया। आ जाओ, यश। हाँ भैया, थर्ड। what significant discovery uh, resulted directly from Rutherford's alpha particle scattering experiment?
बताओ। दिव्यांशु तुम पढ़ो आंसर। ऑप्शन डी। अच्छा ठीक है, हाँ पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? क्या डिस्कवरी रिजल्ट की गई व्हाट्स रेदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल से? भैया ऑप्शन डी। बी फॉर बॉल या फिर डी फॉर डॉग? भैया डी फॉर दिव्यांशु। डी फॉर दिव्यांशु नहीं। रेदरफोर्ड के अल्फा एक्सपेरिमेंट में तुम्हारा उन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया, क्या उसमें तीनों के तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल थे? न्यूक्लियो वो था? बताओ। इलेक्ट्रॉन था। हाँ है ना, इलेक्ट्रॉन था और क्या था? इलेक्ट्रॉन था और और बस केवल न्यूट्रॉन। प्रोटॉन था, नहीं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। प्रोटॉन था। उसमें कहीं भी तुम्हारा न्यूट्रॉन नहीं था। तो थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल तो नहीं हो सकता है इसका आंसर। आप सोचो। भैया फर्स्ट। डिस्कवरी ऑप्शन ए। ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे जे थॉमसन ने किया था। डिस्कवरी ऑफ ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये है ना। तुम वैसे इसमें भी न्यूट्रॉन नहीं लिखा होना चाहिए था, लेकिन इसका नियरेस्ट आंसर तुम बी ही लगाओगे, क्योंकि डी ऑप्शन एकदम कॉन्ट्रास्ट बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि नहीं, तुम्हारा न्यूट्रॉन भी डिस्कवर कर दिया गया था, है ना। न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं किया गया था, है ना। बस ये था कि तुम्हारा न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया था, जिसमें ये एज्यूम किया गया था जिसमें प्रोटॉन पाया जा रहा है। बाद में चैडविक ने भी बता दिया कि हाँ, इसमें तुम्हारा न्यूट्रॉन भी पाया जा रहा है। ये तो ये तुम्हारा डी वाला एकदम कॉन्ट्रास्ट हो जा रहा है, बी वाला फिर भी नियरेस्ट है, तो फिर इसका आंसर बी होगा। आ जाओ। अब दिव्यांशु इसका आंसर बताओ बेटा। When fast-moving alpha particles were directed at the gold foil, what was the primary observation regarding their path? भैया ऑप्शन सी, most of the ज्यादातर जो alpha तो particles passed straight through the gold foil without any deflection. तो इससे एज्यूम्पशन क्या निकल कर आया? एज्यूम क्या किया इससे हमने भैया फिर? इससे भैया ये पता चला कि जो भैया जो आ, वो जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे भैया, मतलब वो भैया सीधे जाते हैं। सीधे जाते, वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इससे हमें पता क्या चला? इससे एटम को लेकर हमें क्या पता चला कि एटम में क्या होता है? बताओ मुझे, कोई भी बताए मुझे, कोई भी बताओ मुझे। ये वाले एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आया, जिसमें काफी ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, जो अल्फा पार्टिकल थे एकदम स्ट्रेट चले गए, उससे हमें एटम के बारे में क्या नॉलेज मिली? यश तुम बताओ। कुलदीप, अभिषेक, किसी को आता है? इसमें हमें ये पता चला कि एटम में स्पेस बहुत है। क्या पता चला? कि एटम में क्या हो रखा है, एक स्पेस बहुत हो रखा है, ये है। अगर स्पेस नहीं होता तो ज्यादातर तो वो तुम्हारे क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे होते। तो मुझे बताओ, अब समझ में आ गया सबको? चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ अभिषेक। What have been the expected result if the gold atom were solid throughout their entire volume as suggested by the earlier Thomson's model? The हम्म alpha particle would have passed straight through without deflection. Option A. पढ़ो भाई, पूरे ऑप्शन पढ़ो। Hello. पूरे ऑप्शन पढ़ो। पढ़ा तो था the alpha particle would have passed straight through without कुलदीप तुम बताओ deflection. आंसर। थॉमसन मॉडल ने तुम्हारे गोल्ड के एटम्स को लिया, ठीक है। इससे क्या क्या हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने को मिले? तुम बताओ यश। तुम समझ रहे हो, क्वेश्चन का मतलब ये है कि मान लो
कि अगर गोल्ड की फॉइल में अगर गोल्ड एटम थ्रू आउट सॉलिड होता है, हर जगह मतलब क्या कहते हैं डेंसली होता, हर जगह मान लो कि डेंस होता है, हर जगह तुम्हारा ये डेंस ही होता, तो तुम मुझे बताओ अल्फा पार्टिकल के साथ क्या होता, फिर मुझे बताओ अल्फा पार्टिकल के साथ क्या होता है, हेलो गेस करो, पढ़ो उसके हिसाब से, क्वेश्चन ये बोल रहा है। मैं सिंपल बस ये बोल रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि अगर मान लो कि गोल्ड फॉइल में जितने भी गोल्ड एटम है सब के सब डेंस होते हैं, मतलब कि इनमें अगर स्पेस नहीं होता, तो तुम्हारे साथ मुझे बताओ कि तुम्हारे अल्फा पार्टिकल के साथ क्या होता है, ये मैं बस जानना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, पहला बोल रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो तुम्हारा बिना डिफ्लेक्शन के पास हो जाता, दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल्स है वो तुम्हारे अपने पाथ को चेंज कर देते, एवरी अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तीसरा बोला है कि कुछ ही स्मॉल परसेंटेज में जो पार्टिकल होते हैं वो तुम्हारे डिफ्लेक्ट करते हैं, या डी ऑप्शन जो तुम्हारा बोल रहा है कि जो गोल्ड फॉइल है वो तुम्हारा डिसइंटीग्रेट हो जाता है। बताओ मुझे, जब तुम्हारा पूरा का पूरा ही मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा सारा के सारे एटम ही तुम्हारे डेंस हो रखे हैं, मतलब कि टोटली डेंस हो रखे, कहीं भी स्पेस नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा न्यूक्लियस भी मतलब क्या कहते हैं एकदम उसी तरीके से होगा, मतलब कि चारों तरफ मिल रहा होगा। तो जब तुम्हारे सारे के सारे अल्फा पार्टिकल जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, उनको मौका ही नहीं मिलेगा एकदम स्ट्रेट जाने का, तो मतलब कि सारे के सारे तुम्हारे जितने भी अल्फा पार्टिकल होंगे सब के सब वो डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, तो इसका आंसर है बी। तो मुझे बताओ आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का फुल्का आया, आ जाओ दिव्यांशु, इसका आंसर होता बेटा। The observation that most alpha particles pass straight through the gold foil leads directly to which conclusion about the structure of the atom? Option A, the atom is completely solid sphere. Option B, the positive charge is concentrated in a large central area. Option C, there is a lot of empty space inside the atom. ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन अ पॉजिटिव स्फीयर। भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अगर ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बड़े आराम से चले जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं स्पेस तो है ना, कहीं स्पेस तो है जिसके बड़े आराम से चले जा रहे हैं। ये आ जाओ, अब अभिषेक इसका आंसर बताओ। What observation concerning the alpha particle indicated the pressure of center positive charge in an atom? मतलब किस ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें ये पता चला कि हाँ जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है वो ये हमें बताना चाह रहा है कि हाँ तुम्हारा एटम के अंदर कहीं ना कहीं तुम्हारा एक पॉजिटिव चार्ज भी पाया जा रहा है उसके सेंटर में, वो कौन सा एक ऑब्जर्वेशन था? Option C, a few alpha particles were deflected through a small एंड लार्ज and एंगल, large क्योंकि अगर angle. मान लो कि भैया अगर अल्फा पार्टिकल इस तरह से आ रहे होते और अगर आपके बीच में अगर पड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो वो डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, वो क्या कर जाएंगे, वो आपके डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, ये है ना। तो हमें ये पता चला कि हाँ यार हर जगह डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, हर जगह तो सामने चले जा रहे हैं क्योंकि स्पेस बहुत है, और अगर कहीं जगह बस डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि बस उसी पार्ट में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वो पाया जा रहा है, वो तुम्हारा प्रोटॉन पाया जा रहा है, एक तरीके से न्यूक्लियस पाया जा रहा है। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। यश तुम बताओ मुझे। According to the text, why did the positively charged alpha particles change their original path when approaching the center of the gold atom? बताओ मुझे। The large mass of the gold atom. बताओ भैया अगर, ऑप्शन बी। हाँ अगर एटम के सेंटर में अगर अल्फा पार्टिकल जा रहे थे तो डिफ्लेक्ट क्यों कर रहे थे, तो डिफ्लेक्ट इसी वजह से कर रहे थे क्योंकि भैया अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव एक चार्ज है और तुम्हारा हमको सेंटर में पाया जाने वाला प्रोटॉन भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर गया तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट कर गया, तभी हमें पता चला कि हाँ सेंटर में तुम्हारे प्रोटॉन पाए जाते ना कि हर जगह पाए जाते, क्योंकि अगर हर जगह पाए जा रहे होते तो यहाँ भी डिफ्लेक्शन दिखता, लेकिन यहाँ तो अल्फा पार्टिकल बड़े आराम से तुम्हारा पास हो गया और जाके पीछे दिख गया कि यहाँ देखो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पास हो जा रहा है बिना किसी डिफ्लेक्शन के जिस रास्ते से आ रहा है ना। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप।
What name was given to the center of positive charge that repelled the alpha particles and caused their deflection? The nucleus. द न्यूक्लियस, वेरी गुड। आ जाओ दिव्यांशु। What was the least frequent but most dramatic observation made during the alpha particle scattering experiment? Option A, most alpha particles passing straight through the gold foil. Option B, a few alpha particles being deflected through small angles. Option C, a few alpha particles completely rebounding and turning back on their path. Option D, alpha particles being attracted to the gold atoms. हम्म। भैया ऑप्शन सी, हाँ, ऑप्शन a सी, few क्योंकि alpha सब particles completely rebounding and turning back on their path. हाँ, मतलब कि अगर मान लो कि ये तुम्हारा एक तरीके से अगर ये 97% था, तो ये तुम्हारा 2% था, तो ये तुम्हारा मतलब मान लो कि 1% था, है ना, जिसमें कुछ ही अल्फा पार्टिकल थे जो अपने ओरिजिनल पाथ से आए थे। मैक्सिमम तो तुम्हारे पास हो गए थे, जो हमें बता दिए थे कि हाँ एटम्स के बीच में स्पेस है, और जो तुम्हारे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए उन्होंने ये बताया कि जिस जहां से वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वहां तुम्हारा बस केवल प्रोटॉन पाया जा रहा है, या फिर वहां तुम्हारा केवल एक तरीके से केवल न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। The observation that a very few alpha particle completely rebonded suggests with characteristic of the nucleus. हम्म, कुछ अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली रिबाउंड कर गए, कंप्लीटली पीछे चले गए, Hmm. तो वो क्या Option C, बताना the चाह रहे हैं? nucleus is हम्म, very dense and हम्म, hard, preventing alpha particle from passing through. पासिंग थ्रू, है ना, ये तो हमें पता चल गया। और से एक और कंक्लूजन निकाल सकते, क्या निकाल सकते, कि पूरा पूरा मास कहीं ना कहीं तुम्हारा यहीं स्टोर होगा। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। Based on the observation that the number of completely rebounded alpha particle is very small, what is the conclusion regarding the size of the nucleus? बताओ, क्या एज्यूम कर सकते हैं कि अगर तुम्हारे कुछ ही बस बहुत कम नंबर पे ही अगर कुछ अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली रिबाउंड हो रहे हैं या फिर तुम्हारे डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो हम न्यूक्लियस के साइज को कैसे कंसीडर कर सकते हैं? The option C, the size of the nucleus must be very small as compared to the size of the atom as a whole. क्योंकि अगर जैसे मान लो कि न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता तो मैक्सिमम तुम्हारे स्ट्रेट पाथ में नहीं जाते, वो भी डिफ्लेक्ट कर जाते। अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। Based on Rutherford experiment, which of the following describe the electrical of the nucleus of atom? Positively charged. पॉजिटिवली चार्ज, है ना, वेरी गुड। तब तक अगर कहीं भी तुम मान लो कि अगर इस तरह से भी लिखा रहा है ना पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल चार्ज, है ना, तो भी आंसर मत लगाना, केवल सी में लगाना, क्योंकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के टाइम न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। आ जाओ, अब दिव्यांशु बेटा इसका आंसर बताओ। What characteristic is attributed to the nucleus in terms of its composition and structure? Option A, it is very large and spongy. Option B, it is very dense and hard. Option C, it is made of entirely empty space. Option D, it is only composed of electrons. भैया ऑप्शन बी। वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ अभिषेक। How does the size of nucleus compare to the size of the atom as a whole according to the information given? Nucleus is much larger than atom. Nucleus is the same as the atom. The nucleus is very small as compared to the size of the atom as a whole. Option C. ऑप्शन सी, है ना, वेरी गुड। आ जाओ, अब देखो, जो इससे हमें पता चल गया कि हाँ तुम्हारा न्यूक्लियस कैसा है ना, न्यूक्लियस हम समझ गए, ये न्यूक्लियस भी आपका भैया पॉजिटिवली चार्ज हो रखा है, और वो आपके एटम के सेंटर में पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस में कुछ और नहीं, बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं, जिसमें पूरा एंटायर मास होता है। और हमें ये पता चलता है कि जो तुम्हारा न्यूट्रॉन होता है वो उसमें मतलब क्या कहते हैं, कोई भी चार्ज नहीं होता, है ना। जैसे अगर आप इसको देखोगे ध्यान से भैया, तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपका सेंटर वाला है यही आपका न्यूक्लियस है, इसी में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं। और ये पॉजिटिव इसी वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता लेकिन प्रोटॉन का चार्ज होता है, तभी आपका मतलब क्या कहते हैं कि इसमें आपका वो पाया जाता है कि इसको पॉजिटिव बोला जाता है, न्यूट्रॉन को पॉजिटिव बोला जाता है, ऑर्बिट को तुम्हारा निगेटिव बोल दिया जाता है। ये और न्यूक्लियस का
कोई भी चार्ज नहीं होने की वजह से पूरा ओवरऑल जो प्रोटॉन बोलेगा वो तुम्हारा तो पूरा न्यूक्लियस तुम्हारा प्रोटॉन बोला जाएगा, मतलब कि पूरा वो बोला जाएगा, एक पॉजिटिव बोल दिया जाएगा ये। तो इसके कुछ याद रख लेना, अगर ये बोल दिया जाए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पूरा टुगेदर क्या बोला जाता है, तो उसको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है, ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। और जो इसका वॉल्यूम होगा है ना, पूरे इस न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा वो बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि एक तो साइज कम है, वॉल्यूम मतलब क्या, केवल इतना। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एटम तो यहाँ तक पाया जा रहा है ना, पूरा एटम यहाँ तक पाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पूरे न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, क्योंकि उसका साइज भी कैसा हो रखा है भैया, बहुत ज्यादा छोटा हो रखा है ये, है ना। तो इस चीज को याद रखना। तो ये जो तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसी को थ्रू हमने ये तुम्हारा अल्फा पार्टिकल तुम्हारे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने डिफाइन किया कि हाँ तुम्हारा न्यूक्लियस कैसा होता है, ये सारी चीजें। लेकिन तब तक तुम्हारा केवल प्रोटॉन पता था, हमें कहीं भी तुम्हारा न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। ये कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, क्या केवल एक प्रोटॉन था और ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूम रहा है, जिसमें एक स्पेस दिख रहा है, तो अल्फा पार्टिकल बड़े आराम से मूव कर जा रहे हैं, ये सारी चीजें, है ना। कहीं भी तुम्हारा मतलब न्यूट्रॉन जैसी डिस्कवरी तुम्हारे नहीं हुई थी, है ना। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तुम्हारे बाद में की गई, जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जेम्स चैडविक ने उसके बारे में बताया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो ये कुलदीप। Which subatomic particles are contained within the nucleus, making up almost the entire mass of the atom? Proton and neutron. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हाँ गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। What is the charge of the nucleus? भैया ऑप्शन सी। पॉजिटिव, क्योंकि भैया प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, न्यूट्रॉन का जीरो होता है, तो न्यूट्रॉन तो अपना कुछ हिस्सा दे ही नहीं पा रहा, पूरा पूरा प्रोटॉन ही दे रहा है। तो न्यूक्लियस में पाया जाने वाला प्रोटॉन ही पूरे न्यूक्लियस को पॉजिटिव बना देता है ये। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। The term nucleons refers to which particles? भैया ऑप्शन डी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वेरी गुड, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। आ जाओ अभिषेक। Which experiment demonstrated the existence of a positively charged nucleus in an atom? हम्म Option C. है ना, ये ऑप्शन सी, रदरफोर्ड के अल्फा एक्सपेरिमेंट ने किया था, थॉमसन के उसमें नहीं किया था। थॉमसन ने बस केवल एक बना दिया था, लेकिन उसने स्फेयर को पूरा पॉजिटिव बोल दिया था, है ना। आ जाओ इसका आंसर बता दो यश। When Rutherford proposed his original nuclear model of the atom in 1911, which subatomic particles were known to be present in the atom? भैया ऑप्शन सी। प्रोटॉन। अच्छा तुम मुझे बताओ वो कुलदीप। नहीं भैया, नहीं ऑप्शन डी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मैं पहले बता दे रहा, सी मत सोचो, हर बार सी आंसर नहीं होता है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। Why did Rutherford original model of the atom contain only protons in the nucleus and no neutrons? Because the neutron had not yet been discovered. गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ दिव्यांशु बेटा इसका आंसर। In what year was the neutron discovered significantly later than Rutherford's original model? मॉडल भैया ऑप्शन सी, 1932। 1932, 1911 में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के अपने थ्रू बताया था, लेकिन 1932 में तुम्हारा वो हुआ था। आ जाओ अब अभिषेक इसका आंसर बताओ। How was Rutherford model of the atom later improved? By removing the electron, by replacing proton with neutron, by including electron in the nucleus, by including neutron in the nucleus. Option D. ऑप्शन डी, है ना, वेरी गुड। तो आओ चलो न्यूक्लियस को ऐड कर देते। तो अब न्यूक्लियस को ऐड करने के बाद फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मतलब इस पूरे मॉडल को, कि हाँ भैया जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, है ना, डेंस और काफी छोटा तुम्हारा न्यूक्लियस होता है। मतलब कि एटम के अंदर पाया जाने वाला जो न्यूक्लियस होता है
वो काफी ही पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके साथ साथ डेंस भी होता है और काफी छोटा भी होता है। इस वजह से क्योंकि उसके अंदर भैया प्रोटॉन पाए जाएंगे, न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। प्रोटॉन में तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं रहेगा। इसी वजह से जो आपका ओवरऑल जो चार्ज होता है, इंटायर जो एटम का जो चार्ज हो जाता है वो आपका पॉजिटिव हो जाता है ये। और हमारा इलेक्ट्रॉन का जो तुम्हारा बेसिकली मास होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो तुम्हारा इंटायर मास बोला जाता है एटम का, वो तुम्हारा न्यूक्लियस में ही बोला जाता है, जो तुम्हारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेकर आते हैं। और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो तुम ये घूमते घूमते घूम रहे हो, इनको तुम इलेक्ट्रिकली निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, है ना। और ये काफी मतलब क्या कहते हैं, हाई स्पीड में लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं, लगातार तुम्हारे क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। और जिस पाथ में घूम रहे हैं उसको हम लोग ऑर्बिट बोल देते हैं, शेल बोल देते हैं, एनर्जी लेवल बोल देते हैं, है ना। ये सारी चीजें हो गई। और ये जो तुम्हारे निगेटिव और ये जो पॉजिटिव जो होता है ना, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है, जिसकी वजह से ये बोला जाता है कि जो तुम्हारा जो एटम होता है वो अपने आप को होल्ड करके रखता है, मतलब कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखता है ना, मतलब कि कहीं तुम्हारा डिसेबल नहीं होने देगा ये। लेकिन बाद में इसकी भी मतलब क्या कहते हैं, ये जो ये पोस्टुलेट था ये वाला भी वीक कर गया था, जिसकी वजह से ये ड्रॉबैक माना जाता है। अब इसके बारे में भी बताएंगे, तो इस चीज को याद रख लेना। एटम ने इसको इस तरीके से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बोला कि हाँ, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, जिसमें तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से होल्ड करके रखते हैं, ये है ना, ये हो गया। और हमारा न्यूट्रल इसी वजह से होता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है ना, ये। और तुम्हारा एटम में सबसे ज्यादा स्पेस भी पाया जाता है, ये हो गया। तो सिंपलेस्ट अगर मान लो कि कोई भी एटम की बात की जाएगी तो वो होगा तुम्हारा हाइड्रोजन, याद रख लेना। इसमें केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है, एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। रदरफोर्ड की थ्योरीज में हाइड्रोजन में केवल एक छोटा सा न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया गया है, ठीक है। अदरवाइज न्यूक्लियस तुम्हारा पूरा सेंटर ऑफ एटम होता है, जिसमें तुम्हारे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और तुम्हारे न्यूट्रॉन सब के सब मतलब कैसे होते हैं, इक्वल नंबर ही होते हैं ये। लेकिन हाइड्रोजन के एटम के केस में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक एक होते हैं, जो कि इनको आपस में न्यूट्रल बनाते हैं। इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है ना। लेकिन अदर देन तुम्हारा ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम्स, बाकी सब में तुम्हारा न्यूट्रॉन भी पाया जाएगा, है ना। तो अगर तुमको इस हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर बनाना है तो तुम ऐसे बनाओगे कि हाँ देखो भैया, सेंटर में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में केवल कंटेन क्या कर रहा है, प्रोटॉन कर रहा है, इसके अराउंड केवल एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये हो गया। और अगर जैसे मान लो कि इसको तुमको लिखना है तो तुमको उस तरह से लिखोगे कि स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम में पी क्या है, प्रोटॉन है, ई क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि मैं अगला एक सिंपलेस्ट एटम लेके जाता हूं तो हो जाता है तुम्हारा हीलियम। सिंपलेस्ट मतलब समझते हो, जितना कम नंबर तुम्हारे प्रोटॉन के हो गए। तो जैसे हीलियम की बात की जाएगी तो हीलियम में अगर तुम देखोगे तो 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन है, जो आपस में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं ये सब। और ये आपस में कुछ इस तरीके से अपने आप को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करते हैं, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। तो अगर तुमको इस तरह के 3D स्ट्रक्चर को दिखाना है तो तुम ऐसे देखोगे कि हाँ भैया देखो, न्यूक्लियस में यहाँ इस बार आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दोनों प्रोटॉन कितने हैं, 2 हैं, 2 न्यूट्रॉन भी हो रखे हैं। इसके साथ साथ आपके इलेक्ट्रॉन भी हो रखे हैं, जो कि मतलब इस पहले वाले ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं। या फिर तुम शेल में भी बोल सकते हो, ये हो गया। तभी तुमने देखा होगा कि एन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लिखा, ना पॉजिटिव ना निगेटिव ना ही 0 ना ही 1, है ना, कि जिसका मतलब है कि हाँ ये तुम्हारा एक तरीके से न्यूट्रल हो रखा है। आ जाओ अब यश, इसका आंसर बताओ। According to Rutherford's model, what is concentrated in the nucleus of an atom? भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है ना, पूरा मास जो होता है एंटायर उसका वहीं पाया जाता है ये। लेकिन अगर देख हाँ न्यूक्लियस को लेकर बात की गई है तो यही आंसर होगा। अदरवाइज अगर सी वाले की बात करोगे तो ये भी तो सही है, एटम में स्पेस पाया जाता है, लेकिन वो न्यूक्लियस को लेकर थोड़ी ना कुछ बता रहा है। न्यूक्लियस को लेकर यही बताया जा रहा है कि एटम का जितना भी मास होता है वो न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। What keeps the electrons revolving around the nucleus in their orbits according to Rutherford model? या ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये जो तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और तुम्हारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बैलेंस बनना है उसकी वजह से तुम्हारा एक जो बोला जा रहा है कि एटम है स्टेबल है ना, ये। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ, इसका नियरेस्ट आंसर बताना दिव्यांशु, कि कौन सा टर्म यूज किया गया है जब भी इलेक्ट्रॉन तुम्हारे सर्कुलर पाथ में घूमते, मतलब उस सर्कुलर पाथ का क्या नाम दिया गया है? शेल, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स।
भैया ऑप्शन सी ऑर्बिट। ऑप्शन सी है ना। ये शेल के बारे में तुमको अगर बोला जाएगा पढ़ाया जाएगा तो हम लोग इस तरह से बोलेंगे के एल एम एन, ये शेल होते हैं। तो हम लोग जनरली ऐसे याद कर लेते हैं, यहाँ ये न्यूक्लियस है, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल, पी शेल, ये। और इनकी एनर्जी लेवल क्या होती है, 1 2 3 4, मतलब की के 1, 2 की ये, 3 की ये, 4 की ये, इस तरीके से याद कर लेते हैं। तो हमको तो ये रटने का तरीका है बस ये, लेकिन अदरवाइज अगर इनको बोला जाता है ना, इस ऑर्बिट को, मतलब इस सर्कुलर पाथ को बोला जाता है, तो वो तुम्हारा ऑर्बिट ही कहलाता है। लेकिन जनरली लोग शेल भी बोल देते हैं, एनर्जी लेवल भी बोल देते हैं। ये आ जाओ। अब अभिषेक इसका आंसर बताओ। Why is an atom considered electrically neutral in Rutherford's model? Because the number of protons and electrons in an atom is equal. गुड है ना ये। और ऑप्शन बी में न्यूट्रॉन डिक्लेयर करता है तो गलत हो जाएगा। आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। What characteristics did Rutherford conclude about the structure of the atom based on the alpha particle scattering experiment? Electrons बताओ। structure based on the alpha particle scattering. भैया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है रदरफोर्ड के कंक्लूजन में, जिसमें उसने ये बोला कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है उसमें अल्फा पार्टिकल, एटम इज डेंस सॉलिड स्फीयर, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, इलेक्ट्रॉन इज आर स्कैटर्ड। ठीक है, फिर तुम्हारा ये डी हो जाएगा, तुम्हारा ये। ठीक है, लेकिन तुम इसको बी आंसर दो ना, बी ज्यादा ठीक रहेगा। एटम तुम्हारा डेंस कहाँ होता है, न्यूक्लियस डेंस होता है ना, समझ रहे हो। पूरा एटम क्या डेंस होता है क्या, क्या तुम्हारा पूरा एटम सॉलिड स्फीयर होता है ना। तुम्हारा एटम में स्पेस पाया जाता है, तुम ये बोल सकते हो। तो एटम को लेकर रदरफोर्ड ने ये जो बोला, एटम को क्या बोला कि भाई एटम में स्पेस पाया जाता है। ठीक, इस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस काफी डेंस होता है, ये तुम ऐसे बोल सकते हो। तो तुम्हारा आंसर बी होगा, ए नहीं होगा। ध्यान से थोड़ा यश। ठीक है कुलदीप। What is the simplest atom? Hydrogen, हाइड्रोजन। और अगर मान लो कि सेकंड सिंपलेस्ट बोला जाता तो, helium. और अगर थर्ड बोला जाता तो लिथियम। Yeah, एटॉमिक नंबर याद करते रहो है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब याद करते रहना। ठीक है, 20 तक याद कर लो। आ जाओ दिव्यांशु बेटा, इसका आंसर बताओ। How many protons and electrons does an atom of ordinary hydrogen contain? भैया ऑप्शन बी 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। गुड है ना, एकदम ये हो गया। लेकिन अभी तुमको जब आइसोटोप्स पढ़ाएंगे ना, तब तुमको पता चलेगा हाइड्रोजन 3 टाइप्स के होते हैं, एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम, एक ट्राइटेरियम। तो इस ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम में तुम्हारे न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। ठीक है, तब ये जो थ्योरी थी ना, बता रही थी मैं। हाँ ये जो थ्योरी होती है ना, हाँ ये जो थ्योरी होती है जो डॉल्टन ने बोला है ना, डॉल्टन की थ्योरी, ये भी डिस्प्रूव की गई। तो यहाँ से तुम्हारी इसको डिस्प्रूव किया गया। तो डॉल्टन के तीन ड्रॉबैक्स थे। एक पहला कि उसने बोला कि सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं होता, और उसने ये बोला था कि जो तुम्हारा उसका मास होता है वो हमेशा थ्रू आउट सेम होता है, एटॉमिक नंबर भी इस तरह से उसने बोला। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में वो थोड़ा गलत निकल गया था। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। According to the text, which statement is true regarding the nucleus of an ordinary hydrogen atom? It contains 1 proton and 1 neutron. It contains 1 proton and 1 electron. It contains no neutron. Option C. ऑप्शन सी गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। What is a hydrogen atom electrically neutral? वाई। Neutral. अच्छा why? Because it contains an equal number of proton and electron, one each. भैया ऑप्शन सी। देखो, अगर मान लो कि कभी भी कोई भी एटम को अगर न्यूट्रल की करने की बात करेगा ना कि यार वो एटम न्यूट्रल है, तो तुम हमेशा काउंट करना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को काउंट करना। स्टेबिलिटी कभी भी ये नहीं बताती कि तुम्हारे प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने हैं, याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन कितने, ये सब क्या है। स्टेबिलिटी का अलग फंडा होता है, वो तुम्हारे एनर्जी लेवल पर डिपेंड करता है। लेकिन एक एटम न्यूट्रल है
या नहीं है वो तुम्हारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या पे बताता है। अगर ये दोनों इक्वल है तो भाई वो न्यूट्रल हो रखे हैं, अगर कम ज्यादा हो रखे हैं तो वो तुम्हारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होंगे। अगर पॉजिटिव कम है तो इसका मतलब है कि ऊपर निगेटिव का चार्ज एनायन चार्ज रहेगा, और अगर मान लो कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कम हो रखे हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो उसके ऊपर कैटायन का चार्ज आ जाएगा। ये सब याद है ना कुलदीप? According to Rutherford, what does the small nucleus of a hydrogen atom contain? बता भाई। रदरफोर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? One दिव्यांशु, electron. भैया बी। दिव्यांशु तुम बताओ इसका आंसर। भैया इसका आंसर भैया भैया ऑप्शन सी 1 प्रोटॉन। ध्यान से देखो ये क्या लिख रखा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कभी भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा ना। और हाइड्रोजन में के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? केवल प्रोटॉन पाया जाता है। प्रोटॉन आप समझ पाया में आ जाता है गया? भैया। हाँ गुड है ना, ये आ गया। आ जाओ अभिषेक, इसका आंसर बताओ। Which atom is described as the next simplest atom after hydrogen? Helium. हीलियम। चल ठीक है, अगला आंसर तू बता, तू ही बता। What does the small central nucleus of a helium atom contain? Two proton and two electron, one proton and one neutron, two proton and two neutron. Option C. ऑप्शन सी गुड है ना ये, क्योंकि यहाँ भैया न्यूक्लियस की बात कर रहा है ना, इसी वजह से आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। How many electrons revolve around the nucleus in a helium atom? भैया ऑप्शन बी 2। गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ कुलदीप, ध्यान से पढ़ना। Why is a helium atom described as being electrically neutral? Because the number of proton 2 is greater than the number of electron. Because it contains an equal. Option C. अच्छा चलो ठीक है, दिव्यांशु तुम बताओ, सो जाओ तुम जाके। दिव्यांशु तुम बताओ इसका आंसर। भैया हीलियम इसका एटम्स फोर्थ को, का हाँ फोर्थ का। why is the इसको helium लगता है atom हमेशा आंसर सी described ही as होगा। being electrically neutral? कोई भी एटम भैया न्यूट्रल क्यों होता है? ऑप्शन डी। भैया हाँ भाई, ऑप्शन क्यों? डी। क्योंकि उसमें प्रोटॉन और because इलेक्ट्रॉन yes न्यूट्रल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो एकदम सही बताया because it दिव्यांशु, पढ़ा आंसर। contains an equal number of proton and electrons to each. गुड है ना ये। आ जाओ अभिषेक, इसका आंसर बताओ। Which subatomic particle are located outside the nucleus in the helium atom? Proton, and neutron, electron. Outside the electron, क्या? electron. इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेरी गुड है ना, ये हो गया। अच्छा देखो अब इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा, रदरफोर्ड का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो यही था कि इन्होंने स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए कि एक एटम तुम्हारा स्टेबल कैसे होता है। ये उस स्टेबिलिटी को लेकर तुम्हारे नील बोर्स ने समझाया। ये इन्होंने ये तो बता दिया कि हाँ तुम्हारा एक न्यूक्लियस कैसा होता है और एक तुम्हारा एटम जो तुम्हारा स्टेबल होता है वो कैसा होता है, उसके बारे में स्टेबल बोल रहा हूँ कि एक न्यूट्रल कैसा होता है वो कैसा होता है, बता दिया कि हाँ भैया अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है तो इक्वल हो गया, न्यूक्लियस डेंस होगा, तुम्हारा हार्ड होगा, तुम्हारा स्मॉल होगा, ये बता दिया, एटम के बीच में स्पेस होगा, ये सारी चीजें बता दी। लेकिन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसके बारे में नहीं बताया, स्टेबिलिटी के बारे में। मैं तुम्हें बताता हूँ स्टेबिलिटी को लेकर बात क्यों हो रही है। देखो हमें मालूम है कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ। एक्सेलरेशन मतलब भैया चेंज इन वेलोसिटी, है ना, कि मतलब कभी भी अगर किसी की भी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन आ रहा है। तो वेलोसिटी कब चेंज होती है? जब आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है या तो फिर आपकी स्पीड चेंज हो रही होती है। याद है कि नहीं याद है? पहले मेरे को इतना बताओ, ये सब याद है कि नहीं याद है? तभी इसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये तुम्हारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। याद आ रहा है कुछ स्पीड और तुम्हारी डायरेक्शन के बेसिस पे? चैप्टर नंबर फर्स्ट, मोशन, याद आ रहा है? यश, अभिषेक, कुलदीप, इतना बताओ मुझे।
वेलोसिटी और स्पीड के बारे में, है ना, इतना आ रहा है। तो अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई चीज घूम रही है, अपने ही सर्कल पे घूम रही है, तो मुझे बताओ क्या उसकी हर जगह डायरेक्शन चेंज होती है कि नहीं होती? बताओ मुझे, हर एक जगह डायरेक्शन, होती है। हर जगह डायरेक्शन चेंज होती है। तो अगर उसकी हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ यार, मतलब क्या कहते हैं, वो जो पर्टिकुलर जो चीज मतलब घूम रही है, वो एक तरीके से तुम्हारी एक्सेलरेटेड है, मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा एक्सेलरेशन है कि नहीं? बताओ, है ना? बोल हाँ सकते भैया। हैं ना कि मान लो कि भैया ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड ये आपकी जो भी तुम्हारी ऑर्बिट पाई जा रही है, इन ऑर्बिट पे जो घूम रहा है, ये जो आपका मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं एक्सेलरेटेड बोलूंगा, क्योंकि भैया मुझे मालूम है कि वेलोसिटी इसकी हर एक जगह चेंज हो रही है, क्योंकि भैया इसकी डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रही है। और अगर हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मैं ये बोलूंगा कि हाँ, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका एक्सेलरेटेड हो रखा है। ठीक, बताओ मुझे इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। आ गया ना? अब देखो, तुम्हारी फिजिक्स की एक थ्योरी है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये तुम लोग बड़ी क्लास में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये होता है, जब भी कोई चीज तुम्हारी घूमती है ना, किसी चीज के अराउंड तुम्हारे रिवॉल्व करती रहती है, तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करती रहती है। मतलब क्या? वो अपनी ताकत को लॉस करती रहती है। तो तुम मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज था, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 था। उसने घुमा घुमा घुमा, अब उसका चार्ज हो गया 1.0 इंटू 10⁻⁻19। तो तुम मुझे तो एक सर्टेन टाइम ऐसा भी तो आएगा जब उसका चार्ज जीरो हो जाएगा। बताओ मुझे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो जब उसका चार्ज जीरो हो जाएगा, तो वो फिर क्या होगा? फिर वो कोलैप्स कर जाएगा, वो तो हट जाना चाहिए, वो डायरेक्ट तुम्हारे न्यूक्लियस पे आके गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता हुआ दिखता नहीं है कि हाँ, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ऑर्बिट से मतलब क्या कहते हैं घूम के डायरेक्ट तुम्हारे न्यूक्लियस पे ही आ गए। ऐसा तुमको कहीं दिखता नहीं है, वो तो अपने ऑर्बिट पे रहता है। तो इसी वजह से ये जो तुम्हारा रदरफोर्ड का जो स्टेबिलिटी वाला जो एक्सपेरिमेंट था, ये मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा डिसअप्रूव्ड हो गया। ये तुम्हारा एक उसका ड्रॉबैक था। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन आता है ये तुम्हारे इस एग्जाम में, रदरफोर्ड के उससे मतलब क्या कहते हैं ड्रॉबैक से रिलेटेड। यश, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना बताओ। यश, कुलदीप, हाँ भैया। अभिषेक, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे लड़कों को तक नहीं आता है, इस चीज को याद रख लेना। ये जो तुम घूमते घूमते देख रहे हो ना, ये सब इलेक्ट्रॉन, तो इसकी स्टेबिलिटी को नहीं बताया था, क्योंकि अगर जनरली बात की जाती है ना, तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर आपके सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो उसको एक्सेलरेटेड बोला जाता है। और एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी जब चेंज होती है तभी तुम्हारा एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब आपकी स्पीड चेंज होगी और जब आपकी डायरेक्शन चेंज होगी। और मुझे मालूम है कि सर्कल के हर एक पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब सर्कल के आपके हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो इस सर्कल के अराउंड घूम रहा है, इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो मतलब ये एक तरीके से एक्सेलरेटेड है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन पे है, तो वो धीरे 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 क्या हो जाएगा? अपनी रेडिएट करेगा एनर्जी, मतलब कि अपनी एनर्जी को लूज करता रहेगा, लूज करता रहेगा। और अगर इस थ्योरी को, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को मैं रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंगली लगाऊंगा, तो मतलब क्या है कि जो तुम्हारे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये लगातार तुम्हारे न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो फिर क्या होना चाहिए कि जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है, ये धीरे 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 तुम्हारे एनर्जी को क्या कर जाना चाहिए? रेडिएट कर जाने चाहिए, मतलब निकल जाने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगी, और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही तुम्हारा ये डिक्रीज होगा, तो फिर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? तुम्हारे जाके तुम्हारे मतलब बेसिकली न्यूक्लियस पे जाके कोलैप्स कर जाएंगे, उसके क्लोज आ जाएंगे, धीरे 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 उसी पे फॉल कर जाएंगे, उसी पे जाके गिर जाएंगे। लेकिन ऐसा तो होते हुए हमको दिखाई देता ही नहीं है ना? ये चीज नहीं होता है, ये कोलैप्स होते हुए दिखाई नहीं देता। मतलब कि ये जो थ्योरी है, कहीं ना कहीं तुम्हारी गलत साबित हो गई। ये तो जैसे इसको देखो, ये अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अगर मान लो कि अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के थ्रू, तो एक टाइम ऐसे आएगा कि तुम्हारा कोलैप्स कर जाएगा, उसी तुम्हारा जाके उसी में जाके मिल जाएगा, है ना? ये क्योंकि देखो, ये जो तुम वेवलेंथ देखते जा रहे हो, ये तुम्हारा एनर्जी को रेडिएट करते हुए दिखा रहा है कि अगर, है ना, ये रेडिएट करते हुए तुमको दिखा रहा है। बाद में तब बाद में जाके तब तुम्हारा ये कंसेप्ट निकल कर आया कि नहीं बे, ये जो तुम्हारा ऑर्बिट होता है, इस ऑर्बिट में एनर्जी होती है, ना कि आपके इलेक्ट्रॉन में एक तरीके से मतलब वो होता है। तब तुम्हारे ऑर्बिटल एनर्जी बोला जाता है के में 1, के एल में 2, फिर एम में 3, एन में ये 4, इस तरीके से डिफाइन होता है। ये तुम अगली क्लास तुम्हारे नील बोर के एक्सपेरिमेंट में देखोगे। तो पहले मुझे बताओ, इसका ये जो तुम्हारा ड्रॉबैक था, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? आ जाओ, अब जल्दी से क्वेश्चन लगा लो, है ना? फिर उसके बाद ये देखो, इसको कैसे दिखाया गया है, ये है ना, एक निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और धीरे 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 इसकी एनर्जी रिड्यूस हो रही है। तो ये तुम्हारा ये न्यूक्लियस की तरफ देखो, ये आके ऐसे कोलैप्स हो जा रहा है ना? ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु।
What is cited as the major drawback or defect of Rutherford's model of atom? Option A, it did not account for existence of neutrons. Option B, it failed to explain the stability of the atom. It could not explain the positive charge of the nucleus. It incorrectly described electrons as revolving in circular paths. भैया ऑप्शन बी. ऑप्शन बी वेरी गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ अभिषेक, इसका आंसर बताओ। According to the text, y is the motion of an electron revolving around the nucleus considered accelerated because the electron is negatively charged, because the electron is very high, because any object moving in circular path say to be accelerated. C. सी गुड है ना, ये आ गया। यश, इसका आंसर बताओ। What prediction does the electromagnetic theory of physics make about a charged particle undergoing accelerated motion? भैया ऑप्शन सी। वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा एनर्जी को धीरे धीरे। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। If the electromagnetic theory was ever applied to Rutherford model, what would happen to the revolving electrons? They would maintain a constant speed and energy. ओ चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ दिव्यांशु। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज रिवॉल्व कर रही होगी, कोई भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा होगा, तो उसकी एनर्जी मेंटेन रहती है। भैया इसका आंसर भैया इसका आंसर सी होगा। तुम बताओ अभिषेक, इसका आंसर। C है। सी है ना, ये सी है। क्या भाई सो रहा है क्या कुलदीप? बताओ उसका यश। What is the expected consequence of the electron continuously losing energy in Rutherford's model? भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, पढ़ पूरा आंसर। Their energy and speed would decrease gradually. गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। What is the ultimate fate predicted for the electrons in Rutherford model if they continuously lose energy? They, option B, they should fall into nucleus by taking spiral path. गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, ये दिव्यांशु। Why are the electrons predicted to come closer and closer to the nucleus as they revolve and lose energy? भैया ऑप्शन सी, they are attracted more strongly by the oppositely charged nucleus. आंसर तो सही है तेरा, लेकिन तुझे मालूम नहीं है इसका रीजन क्या है। बस बात यही है, जैसे जैसे आपकी एनर्जी लूज होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन की पावर कम होती जाएगी, लेकिन प्रोटॉन की तो पावर उतनी है ना, तो प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट कर लेगा। जब अट्रैक्ट कर लेगा तभी तो तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव कर रहे होते हैं वो तुम्हारे न्यूक्लियस के पास जाते हैं। ऐसे थोड़ी ना उनको हवा लग गई कि तुम उधर चले गए। तो ये रीजन होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करता रहता है, तो जिसकी वजह से प्रोटॉन ताकतवर हो जाता है। और प्रोटॉन जब ताकतवर हो जाता है तो मुझे मालूम है निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, तो निगेटिव पॉजिटिव जाएगा तो, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, ना कि पॉजिटिव निगेटिव के पास जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव स्ट्रांग हो रखा है, निगेटिव कम हो रखा है। तभी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे जाके न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर जाते हैं। ये है ना, तो ये इसका रीजन था। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। If the electrons were to fall into nucleus as predicted by the classical theory applied to Rutherford model, what would be the state of the atom? It would become electrically charged, it would become very stable, it would become very unstable and collapse, it would become an ion. Option C है। ऑप्शन सी गुड है ना, ये आ गया। आ जाओ अब यश, इसका आंसर बताओ।
Uh, what is the fundamental observation that contradicts the theoretical prediction of Rutherford's model? भैया ऑप्शन सी. ऑप्शन सी है ना? क्या क्या एक ऊपर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रिवॉल्व इन सर नहीं सर्कुलर पाथ में तो करते हैं. मतलब रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंगली जो थ्योरेटिकल प्रोडक्शन है वो क्या कॉन्ट्रडिक्ट करती है? जैसे जनरली मान लो कि मैं बोलता हूँ कि एक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है? हाँ ना? तो अगर मूव करेगा तो कोलैप्स कर जाना चाहिए, लेकिन कोलैप्स नहीं करता ना, एटम फिर भी स्टेबल रहता है। ये तुम्हारा कहीं ना कहीं उस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को वो गलत साबित कर रहा है। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। which core issue to atomic Rutherford model ultimately fit in? हम्म The neutrality of the atom, the small volume of the nucleus, the existence of electrons, the stability of an atom. Yeah, option D. गुड है ना, ये हो गया। तो मुझे बताओ रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड या जे थॉमसन के मॉडल के एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट है? दो आध टॉपिक क्लियर किए, एक थॉमसन मॉडल और तुम्हारा रदरफोर्ड मॉडल। नहीं। नहीं है ना? चलो ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ और प्लीज यार क्लास के बीच में गेम्स मत खेलना यार कभी भी, ठीक है? व्हाट इज जे थॉमसन मॉडल, है ना? व्हाट व्हाट इज जे थॉमसन मॉडल, है ना? हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन were located. Is there analogy? Is there analogy of that? Explain. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, what are the requirements for Rutherford alpha particle scattering एक्सपेरिमेंट, है ना? ये आराम से हो गया तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद फिर मैं लिखूंगा, ठीक है? व्हाट इज व्हाट आर द व्हाट इज द कंक्लूजन ड्रॉन इफ पार्टिकल्स, खासकर अल्फा पार्टिकल, हाँ अल्फा पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट path more as compared to deflection of its path, है ना? ये हो गया आराम से तुम्हारा एक्सप्लेन मॉडल, है ना? एक्सप्लेन मॉडल ऑल्सो, ये हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा मैं लिख सकता हूं तुम्हारा, हाँ, व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर न्यूक्लियस इन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है? ये आराम से एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ये हो गया आराम से तुम्हारा, ये भी तुम्हारा 3 मार्क्स का मान लो, ठीक है? ये हो गया, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, हीलियम एंड सोडियम। ये हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का। अब मुझे बताओ इन 5 क्वेश्चन में, इन 6 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? इन 6 क्वेश्चन में किसी को भाई है तो नहीं। बताओ। कुलदीप तुम्हें? दिव्यांशु? नहीं भैया। भाई तुम लोग गेम खेल लेते ना सच सच बताना आज क्लास में? कौन खेल रहा था भैया? एक क्लास के पहले क्लास खेल में रहे तो थे। नहीं किया। क्लास में क्लास पक्का के नहीं? पहले खेला था। खेल रहे थे। ठीक है, कल से मैं भी एक साइड में लगा के रखूंगा मैं वो देखूंगा। आखिर बेटा आप तुम लोग का एक ऑनलाइन दिखे थे क्या हम लोग? हाँ ऑनलाइन दिखे थे क्या हम लोग? गलत है ना, तुम लोग को समझना चाहिए यार इस चीज को कि सर कितनी अरे वो भैया। बैकग्राउंड में अगर चल रहा होता है तो वो ऑनलाइन दिखाता है। नहीं लेकिन गलत है ना, क्यों चल रहा था भाई? और अरे बैकग्राउंड में मतलब भैया कि मतलब हटा देते हैं भैया तो मतलब वहां से ऐप नहीं पर हटता है वो रिसेंट जो। में होता है तो ऑनलाइन रहता है। नहीं नहीं, ये हाँ सब मेरे को मालूम है भाई, मैं भी गेम खेलता हूँ, समझ में आ गया। सब ऑटो वो सब हो जाते हैं, 1 घंटा